एपिसोड 66। प्रियंका की चेतना अब लगभग ठीक हो चुकी थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था। वह कमज़ोर और निढाल थी, उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। प्रियंका ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बाथरूम गए हुए काफ़ी समय हो गया था और उन्होंने 2 बड़े बोतल तरल पदार्थ लिए थे। पेशाब का दबाव अब असहनीय हो चुका था और वह अब और रोक नहीं पा रही थी। प्रियंका ने सहज रूप से अपनी टांगें सिकुड़ी और होंठ काट लिए, पूरी कोशिश के साथ उस दबाव को रोकने की कोशिश की। उनके इस हाव भाव ने करण का ध्यान खींचा, जो अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ देख रहा था। करण ने नज़र उठाई और उनकी सिकुड़ी हुई टांगें और लाल चेहरा देखा। एक डॉक्टर के तौर पर उसे तुरंत समझ आ गया। क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? प्रियंका ने शर्मिंदगी में आंखें नहीं खोलीं, उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। क्या तुम खुद चल सकती हो? प्रियंका ने धीमे स्वर में कहा कि अब उनमें और सहन करने की ताकत नहीं बची है। ऐसा लग रहा था जैसे इन कुछ शब्दों को कहने में ही उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई हो। उनका चेहरा गहराई से लज्जित हो उठा था। करण थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर नर्म स्वर में कहा कि यदि वह खुद को ज्यादा देर तक रोकती रही तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वह नहीं चाहते कि प्रियंका किसी असुविधा में पड़े और पूछा कि क्या वह उन्हें बाथरूम तक ले जा सकते हैं। प्रियंका ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे और गर्दन पर शर्म की लाली और भी गहरी हो गई थी। करण ने उन्हें सावधानी से बाहों में उठाया और बाथरूम की ओर ले गया। प्रियंका की थकावट इतनी थी कि वह खुद से कोई भी हलचल करने की स्थिति में नहीं थी। करण ने पूरी मर्यादा और सतर्कता के साथ उन्हें बैठने में मदद की। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि प्रियंका की गरिमा बनी रहे। उनका व्यवहार पूरी तरह एक देखभाल करने वाले व्यक्ति जैसा था और उन्होंने कोशिश की कि प्रियंका को किसी भी तरह की असहजता महसूस न हो। बैठाने के बाद करण ने कहा कि वह बाहर इंतजार करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बुला लें। फिर वह धीरे से बाहर चले गए। कुछ समय बाद प्रियंका की आवाज़ आई कि अब वह तैयार हैं। करण वापस अंदर आए। बिना किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप के उन्होंने प्रियंका को सहारा दिया, जिससे उनका वस्त्र अपने आप ठीक हो गया। उन्होंने किसी भी ऐसे कार्य से परहेज किया जो प्रियंका को असहज कर सकता था और उन्हें सीधे बिस्तर तक ले गए। प्रियंका अब भी बहुत थकी हुई लग रही थी। उनका चेहरा लज्जा और मानसिक थकावट से भरा था। यह एक कठिन स्थिति थी जहां शब्दों से ज्यादा अहम था समझदारी और संवेदनशीलता का साथ। कितना अजीब। इसके बाद वह करण का सामना कैसे कर पाएंगी? करण फर्श पर लेट गया। मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। ज्यादा मत सोचना, बस अच्छे से सो जाओ। सुबह तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना। मैं डॉक्टर हूँ, तो शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। क्लिक। कमरे में अंधेरा छा गया, सिर्फ खिड़की से आने वाली हल्की चांदनी कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। अंधेरे ने प्रियंका को छिपने की जगह दी और वह धीरे धीरे शांत होने लगी। हालांकि उनकी भावनाएं अभी भी उलझी हुई थीं, कम से कम उन्हें करण का सामना तो नहीं करना पड़ रहा था। करण आधा सो रहा था जब अचानक टिश्यू खींचने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। करण ने बगल में देखा और अंधेरे में प्रियंका को बिस्तर के सिरहाने पर बैठे देखा। उनका सिर उनके घुटनों पर टिका था और उनके हाथ में टिश्यू था जिससे वह अपनी आंखें पोंछ रही थीं। प्रियंका रो रही थीं। करण ने चुपके से आह भरी। पिछले 1 हफ्ते से प्रियंका हर दिन ओवरटाइम कर रही थी, लगातार भारी दबाव में थीं। आज रात की घटनाओं ने उनके मजबूत दिखने वाले दिल को पूरी तरह तोड़ दिया था और वह अब और नहीं रोक पा रही थी। वह साफ तौर पर करण को जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए रोते समय भी उनके आंसू चुपके से बह रहे थे, बिना कोई आवाज़ किए। करण को अचानक प्रियंका के लिए सहानुभूति महसूस हुई। 20 साल की उम्र में एक महिला को इतना बोझ उठाना पड़ रहा था और इतना दबाव झेलना पड़ रहा था। और इससे भी बुरा, उनके अच्छा काम करने के प्रयासों के पीछे ढेर सारे कष्टप्रद, निकम्मे साथी थे जो उन्हें पीछे खींच रहे थे। ये वाकई बहुत मुश्किल था। करण का इरादा प्रियंका को परेशान करने का नहीं था, लेकिन अचानक उनके पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आई। गुड़गुड़। अंधेरे बेडरूम में ये आवाज़ बेहद साफ और तेज थी। करण को तब याद आया कि काम से छूटने के बाद उन्होंने प्रियंका को होटल ले जाकर फिर घर लाया था और तब से उन्होंने डिनर नहीं किया था। प्रियंका का आंसू पोंछने का काम अचानक रुक गया। उन्हें पता चल गया था कि करण जाग गया है। अंधेरे में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, एक बिस्तर पर, दूसरा फर्श पर, एक बैठा हुआ, दूसरा लेटा हुआ। करण ने अब सोने का नाटक नहीं किया और बस उठकर बैठ गया। अपने पेट को रगड़ते हुए बोला, मैं भूल गया था कि मैंने डिनर नहीं किया। कुछ खाने बनाता हूँ। करण ने लाइट भी नहीं जलाई और अंधेरे में टटोलते हुए बेडरूम से बाहर निकल गया। रसोई में पहुंचकर करण ने फ्रिज खोला, अंदर देखा, एक टुकड़ा लीन मीट निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और मीट सॉस स्टर फ्राई किया। उसी समय उन्होंने पानी उबाला, नूडल्स डाले और एक मुट्ठी बोक चॉय डाल दी। जल्दी ही एक बड़ा और एक छोटा कटोरा साओजी नूडल्स तैयार हो गया। करण दोनों कटोरे बेडरूम में ले आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है तुमने भी आज रात ज़्यादा कुछ नहीं खाया और शायद तुम्हें भी भूख लगी होगी। मैंने एक एक्स्ट्रा कटोरा बनाया है, खाओगी?
बिस्तर पर लेटी प्रियंका ने 2 सेकंड सोचा और फिर उठकर बैठ गईं। क्लिक, लाइट जल गई। प्रियंका की आंखें हल्की लाल थीं, लेकिन इसके अलावा वह काफ़ी सामान्य दिख रही थीं। जाहिर तौर पर जब करण नूडल्स बनाने गया था तब प्रियंका ने अपनी भावनाओं को समेट लिया था। चलो स्टडी में खाते हैं। ठीक है। दोनों स्टडी में गए और डेस्क के दोनों तरफ बैठ गए। प्रियंका ने शाम को ज़्यादा कुछ नहीं खाया था और थोड़ा डर भी गई थी, तो अब तक वह भूख से मर रही थी। उन्हें अपने कटोरे में साउजी नूडल्स पहले से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। करण की हरकतें तेज थीं और उसने जल्दी ही एक बड़ा कटोरा नूडल्स खत्म कर दिया। सूप का एक बड़ा घूंट पीने के बाद उसने संतुष्ट होकर चॉपस्टिक्स नीचे रख दीं। पेट भरने के बाद और सिगरेट पीने की इच्छा होने पर करण ने अपने आप सिगरेट और लाइटर निकाल लिया। जैसे ही वह सिगरेट जलाने वाला था उसे सामने बैठी प्रियंका की याद आई। उसने एक पल सोचा और लाइटर नीचे रख दिया। प्रियंका ने धीमे से कहा, पी लो, कोई बात नहीं। ठीक है। करण ने सिगरेट जलाई, एक कश लिया और धीरे से धुआं छोड़ा। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? प्रियंका ने चॉपस्टिक्स रोकते हुए कहा, मैंने हर संभव उपाय सोच लिया और अपने सारे कॉन्टैक्ट से बात की। करण ने सोचा, अभी फंडिंग का गैप कितना है? प्रियंका ने जवाब दिया, पहले हम 200 करोड़ कम थे, लेकिन अब अकाउंट्स खाली हो चुके हैं और कंपनी को सामान्य रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त फंड चाहिए, कम से कम 50 करोड़। तो हमें कम से कम 250 करोड़ का लोन चाहिए और ये 50 करोड़ कुछ ही दिनों में चाहिए, वरना हम कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। करण ने प्रियंका को देखा, तुम क्या करने वाली हो? पूरी रात सोचने के बाद प्रियंका का प्लान साफ था, मैं सोमवार सुबह शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाऊंगी और मैं इस्तीफा दे दूंगी। करण ने पूछा, मेरे फ़ोन में एक वीडियो है जिसमें नीरज कबूल कर रहा है कि उसे अश्वांत ने आदेश दिया था। क्या ये काम आएगा? प्रियंका ने सिर हिलाया, अश्वांत इसे नकार सकता है। इससे भी बड़ी बात, अब सवाल ये नहीं है कि कौन गलत कर रहा है, बल्कि ये है कि कौन कंपनी की समस्याएं हल कर सकता है। जो ऐसा कर सकता है वही प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर मैं लोन नहीं ले पाए और कंपनी सामान्य रूप से नहीं चल पाई तो शेयर होल्डर्स सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालेंगे और वे सिर्फ नतीजे देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। करण ने सिर हिलाया, क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? प्रियंका ने आह भरी और पहली बार करण के सामने अपनी नारीवादी कमजोरी दिखाई, अगर मैं ना भी मानूं तो क्या फ़ायदा? अश्वांत के पीछे आतंक ग्रुप है। मेरी गुप्ता फैमिली शायद उनके सामने टिक भी ना पाए, आतंक ग्रुप की तो बात ही छोड़ दो। मुझे लगता है कि मेरे पास कंपनी को तेज़ी से बढ़ाने का विजन और काबिलियत है, लेकिन मैं उन लोगों का विरोध नहीं कर सकती जो मुझे नीचे खींच रहे हैं और पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। करण ने कुछ और कश लिए और धीमे से बोला, अगर कोई तुम्हें पैसे उधार देने को तैयार हो तो क्या तुम आगे बढ़ोगी? प्रियंका ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया, जब तक एक भी उम्मीद की किरण है मैं उसे थाम लूंगी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं उनके पास मौजूद शेयर वापस खरीद लूंगी और मल्होत्रा ग्रुप पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लूंगी ताकि मुझे अब जैसी बाधाओं का सामना न करना पड़े। करण ने अपनी सिगरेट खत्म की और खड़ा हुआ, खाना खाने के बाद अच्छे से आराम करना और जो हुआ उसे स्वीकार करने की कोशिश करना। प्रियंका ने होंठ दबाए, उनकी आंखें करण की ओर ईमानदारी से देख रही थीं। करण, तुमने मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आज तुम न होते तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता। करण ने बेफिक्री से जवाब दिया, ये तो छोटी सी मदद थी, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इतनी नादान भी नहीं हो, कम से कम तुमने मुझे तो फ़ोन किया। अगर तुम में इतनी सावधानी भी न होती तो तुम्हें कोई न कोई जल्दी ही चकमा दे देता। प्रियंका का चेहरा लाल हो गया। नादान, ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं वाकई में बेवकूफ़ हूँ। करण को जाते हुए देखकर प्रियंका को एक अजीब सी भावना महसूस हुई। जब वह कुर्सी पर लटकी हुई थी तब उसने आसपास होने वाली हर बात सुनी थी। करण ने 4 बॉडीगार्ड्स को संभाला, नीरज को ठीक किया और 3 साथियों को एक एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये आदमी कितना दमदार है। प्रियंका के माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, उनके दादाजी बूढ़े हो चुके थे और वह अकेले ही संघर्ष कर रही थी। वह हमेशा खुद के लिए सख्त रही थी, अकेले बोझ उठाती थी और अपने आंसुओं को अंदर ही छिपाती थी। किसी ने उन्हें कभी इस तरह की सुरक्षा का एहसास नहीं कराया था, जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। जब वह करण की पीठ पर झुकी थी, प्रियंका को लगा था कि जब तक ये आदमी उनके साथ है, भले ही आकाश गिर जाए, ये उसे थाम लेगा। अगर ये वाकई उनका पति होता तो ये ज़रूर उनकी पूरी जिंदगी उनकी रक्षा करता, है ना? इस विचार के साथ प्रियंका का दिल अचानक थोड़ा तेज धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल प्रियंका ने सोचा कि उन्हें क्या करना है और कितनी बड़ी बाधा का सामना करना है, और उनकी एक क्षणिक मोहब्बत जैसे ठंडे पानी की बाल्टी से बुझ गई। हड्डियों तक ठंडक। प्रियंका की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उनकी जिंदगी एक त्रासदी होने के लिए बनी थी, तो दूसरों को क्यों इसमें घसीटना? करण सिर्फ एक शक्तिहीन, बिना कनेक्शन वाला पूर्व सैनिक था। अगर वह उसे इस गंदगी में घसीट लेती तो क्या ये उसे नुकसान पहुंचाना नहीं होता? उसने आज उन्हें बचाया था तो वह आभारहीन नहीं हो सकती थी।
वह ईमानदारी से उनके साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगी, अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करेंगी, उसे जेड पेंडेंट लौटा देंगी, कुछ पैसे देंगी और फिर इस दुनिया में एक दूसरे को भूल जाएंगे। वह अपनी जिंदगी खुद जिएंगी। वह अपना दुख खुद सहेंगी। प्रियंका ने सिर झुकाया, नूडल्स का एक बड़ा कौर लिया और अचानक उनके आंसू अनायास ही बहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गिल फैमिली में करण, तुम आ गए। जैसे ही करण गिल फैमिली के घर में दाखिल हुआ, चारुलता ने अपने सामान्य उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। वह अपने होने वाले दामाद से बहुत खुश थीं। वह दिखने में अच्छा था, उसकी मेडिकल स्किल्स असाधारण थीं, उसके मूल्य सही थे और वह फाइटिंग में भी कमाल था, बहुत मर्दाना। ऐसा मर्द जो सुरक्षा का एहसास दे, कौन सी औरत को पसंद नहीं आएगा। उनकी बेटी का टेस्ट शानदार था। यहाँ तक कि दामाद होने के अलावा भी करण की मेडिकल स्किल्स ने उनके ससुर की जान बचाई थी और उनकी फाइटिंग स्किल्स ने उनकी बेटी को एक जंगली जानवर से बचाया था। इसके लिए ही चारुलता करण की जिंदगी भर आभारी रहेंगी। चारुलता का उत्साह स्वाभाविक था, जबकि उनके बगल में बैठे शेखर थोड़े असहज दिख रहे थे। वह थोड़ा रौब दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी ने बताया था कि करण उनकी फैमिली को कुछ खास नहीं समझता और करण की नज़रों में गिल फैमिली कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। करण के पास ऊंची काबिलियत और ऊंची महत्वाकांक्षाएं थीं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट रंजीत को भी करण की मदद मांगते समय नरमी से बात करनी पड़ती थी और करण उसे नज़रअंदाज करने का हक रखता था। इस मामले में शेखर की कोई तुलना नहीं थी। लोग कह सकते थे कि करण गरीब है, लेकिन उसे नीचा नहीं दिखा सकते थे। थोड़ा गर्मजोशी दिखाने की कोशिश में शेखर को अपनी अकड़ को एक तरफ रखना पड़ रहा था। आखिरकार करण ने पहले उन्हें थप्पड़ जड़ा था, बिना कोई इज्जत दिए, लेकिन करण ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसने गर्मजोशी से अभिवादन किया, अंकल शेखर, आज बाहर नहीं जा रहे। शेखर ने हल्का सा जवाब दिया और अपनी बॉडी को एक तरफ किया, कभी कभार छुट्टी मिलती है, बाहर जाने का मन नहीं। बैठो। थोड़ा हिचकिचाते हुए शेखर ने चाय की मेज पर रखी फलों की प्लेट को करण की ओर धकेला, कुछ फल खाओ। करण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत मुस्कुराया, हाँ ठीक है। करण ने बगल में रखी टूथपिक उठाई, एक आलू का टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। उसके हाव भाव स्वाभाविक थे, बिना किसी संकोच के। शेखर ने राहत की सांस ली और बोला, शनाया दुकान पर बिजी है और लंच के लिए वापस आएगी। करण ने हंसते हुए कहा, उसे खास तौर पर वापस आने की ज़रूरत नहीं, मैं आज फ्री था, इसलिए दादाजी धनंजय को एक्यूपंक्चर देने आया। मैं देख रहा हूं कि वह अच्छे से ठीक हो रहे हैं, तो आज के बाद एक्यूपंक्चर की ज़रूरत नहीं होगी। बस आधा महीना और दवा लेनी होगी। शेखर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके पिता का ठीक होना उनके लिए एक बड़ा बोझ हटने जैसा था। थोड़ी देर बैठने के बाद करण ऊपर गया और दादाजी धनंजय को एक्यूपंक्चर दिया। एक्यूपंक्चर पूरा करके नीचे आने पर चारुलता ने फिर से गर्मजोशी के साथ उसे खाने के लिए रुकने को कहा। शेखर ने भी मुंह खोला, करण, खाना खाकर और थोड़ी बात करके जाना। ठीक है। चारुलता किचन में लंच तैयार करने गईं, जबकि करण लिविंग रूम में बैठ गया और चारुलता द्वारा बनाई गई चाय पीने लगा। प्रेसिडेंट रंजीत का मसला हल हो गया ना? करण ने हंसते हुए कहा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनका बच्चा अब ठीक है। शेखर ने राहत की सांस ली, ये अच्छा है। सुना है कि प्रेसिडेंट रंजीत जल्दी में शिमला से चले गए, मुझे लगा कुछ हो गया। करण ने जवाब दिया, उनके बच्चे को किसी ने श्राप दिया था, इसलिए वह बीमार हो गया था। वह उस मसले को निपटाने के लिए वापस गए। उन्होंने कहा कि मसला हल होने के बाद वह वापस आएंगे। क्या अंकल शेखर, आप अभी भी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं? शेखर का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने खुलकर स्वीकार किया, हाँ, मुझे स्नॉब मत समझो। हालांकि हटाओ रियल एस्टेट के पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन हमारी ताकत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स से मेल नहीं खाती। पहले तो मेरे कोई ख्याल नहीं थे, लेकिन इस घटना ने मेरी महत्वाकांक्षा को फिर से जगा दिया। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, शनाया ने मुझे इसके बारे में बताया, मैं समझता हूँ। शेखर ने सिर हिलाया, शनाया ने मुझे तुम्हारे और उनके रिश्ते के बारे में बताया। माता पिता के तौर पर हमें अपने बच्चों की इमोशनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी सिर्फ एक बेटी है। वह बचपन से लाडली रही है, तो एक पिता के तौर पर मैं यही चाहता हूं कि उसे कोई ऐसा मर्द मिले जो ज़्यादा काबिल हो, जिसके पास बेहतर कंडीशंस हों, जो उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी देखभाल कर सके, ताकि उसे मुश्किल ज़िंदगी न जीनी पड़े। क्या वह अपनी बात खुलकर रख रहे थे? क्या वह ये कह रहे थे कि करण की कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, कि वह एक गरीब लड़का है, और क्या वह करण को चले जाने के लिए कहने वाले थे? खैर, दादाजी धनंजय को अब एक्यूपंक्चर की ज़रूरत नहीं थी, और करण को भी शनाया का प्रेमी बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों न इस मौके का फ़ायदा उठाकर सब कुछ खत्म कर दिया जाए? क्या ये एक परफेक्ट एंडिंग नहीं होगी? करण ने हंसते हुए कहा, अंकल शेखर, दरअसल मेरे और शनाया के बीच का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं
शेखर ने जल्दी से हाथ उठाकर करण की बात काट दी। करण, गलत मत समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुमसे कोई शिकायत है, बल्कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। करण हैरान रह गया। माफ़ी? शेखर ने कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि पहले मेरे तुमसे कई शिकायतें थीं। मुझे लगता था कि तुम पास पैसे नहीं हैं, न शक्ति है, न बैकग्राउंड, न काबिलियत, और तुम शनाया को जिंदगी भर की खुशी और बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते। लेकिन समय के साथ मुझे मानना पड़ता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। उन्होंने उसे गलत समझा था। ये बात अचानक कैसे पलट गई? शेखर ने करण को देखा और धीमे से बोला, मुझे तब पता चला जब सुना कि तुमने प्रेसिडेंट रंजीत के पोते को ठीक करने के बाद उन्होंने तुम्हें 20 लाख रुपए मेडिकल फीस के तौर पर दिए, और तुमने उनसे कहा कि वह उन पैसों को उन बच्चों के लिए डोनेट कर दे जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत रखते हैं लेकिन उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। करण ने सिर हिलाया। हाँ, प्रेसिडेंट रंजीत ने 20 लाख और जोड़े, और कुल मिलाकर 40 लाख डोनेट किए। शेखर ने उसकी ओर देखते हुए आह भरी। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि शनाया ने जो मुझे बताया था वह सही था। उसने कहा था कि तुम बहुत काबिल इंसान हो, जिसके इरादे बहुत ऊंचे हैं, और तुम कई चीज़ों को पैसों से ज़्यादा अहमियत देते हो। अगर तुम सचमुच पैसा कमाना चाहते तो तुम किसी भी समय ढेर सारा पैसा कमा सकते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लड़कों, बाहर अपनी हिफाजत करना। करण थोड़ा कंफ्यूज्ड था। शनाया ने शेखर को क्या बताया था? काबिल, दिल आसमान से भी ऊंचा। उसने तो करण की तारीफ आसमान पर पहुंचा दी थी। हालांकि एक बात उसने गलत नहीं कही थी। अगर करण सचमुच पैसा कमाना चाहता तो अपनी उस काबिलियत से जो लोगों को मौत के मुंह से वापस ला सकती थी, वह आसानी से ढेर सारा पैसा कमा सकता था। अमीर लोग मौत से सबसे ज़्यादा डरते हैं। अगर वे अपने पैसे से अपनी ज़िंदगी खरीद सकते हैं तो वे खुशी खुशी ऐसा करेंगे। मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि अंकल शेखर ने पहले तुम्हारी असली कीमत नहीं देखी थी। इस घटना से अंकल शेखर को समझ आया कि तुम चाहे जो भी ज़िंदगी चुनो, अगर शनाया तुम्हारे साथ है तो उसे कभी नुकसान नहीं होगा और न ही उसे थकान होगी। वह ज़रूर खुश रहेगी। इसके अलावा तुम इतने मजबूत हो कि उसकी सुरक्षा कर सको। करण का चेहरा हैरानी से भरा था। ये कैसा ट्विस्ट था? वह सोच रहा था कि उसे शनाया को छोड़ने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अचानक ये लव स्टोरी में बदल गया। अंकल शेखर आज अपनी बात भी साफ कर देंगे। वह तुम्हारी और शनाया की इमोशनल लाइफ में आगे कोई दखल नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अच्छे से साथ रहो और एक दिन शादी के बंधन में बंध जाओ। करण हैरान था। इसके बाद वह क्या जवाब दे? इस मोड़ पर अगर वह कह दे कि उसका और शनाया का रिश्ता नकली है और वे उनके पिता को बेवकूफ़ बना रहे थे, तो क्या ये मार खाने की बात नहीं होगी? इस अजीब पल में शनाया अंदर आई। करण और शेखर को सोफे पर बात करते देख वह तुरंत घबरा गई। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? शेखर ने अपनी थोड़ी घबराई हुई बेटी की ओर देखा। तुम करण के साथ समय बिताओ, मैं एक फ़ोन कॉल करता हूँ। शनाया करण के बगल में बैठ गई और धीमे से पूछा, क्या बात कर रहे थे? करण ने शनाया को मुस्कुराते हुए देखा। काबिल इंसान, दिल आसमान से ऊंचा। शनाया ने पलक झपकाए और करण का चेहरा देखकर हल्के से हंस दी। वो तो तुम्हारी तारीफ थी। करण ने हल्का सा तंज कसा। तुम तो बात को घुमा देती हो। आज दादाजी को आखिरी बार एक यूपंक्चर चाहिए, तो इसके बाद मुझे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। शनाया ने सिर हिलाया। वैसे तुम कहाँ रहते हो? करण ने शनाया को सावधानी से देखा। ये क्यों पूछ रही हो? शनाया ने झुंझलाकर करण की बांह पर हल्का सा थप्पड़ मारा। ये क्या नज़रें हैं? क्या तुम, एक मर्द, डर रहे हो कि लोग तुम्हारा पता जान लेंगे? तुमने सही अंदाज़ा लगाया, मैं वाकई डर रहा हूँ। अगर तुम्हें पता चला कि मैं हर दिन तुम्हारी बहन के साथ एक ही कमरे में सोता हूँ तो क्या ये सोचने लायक बात नहीं होगी? करण ने गुस्से में जवाब दिया। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि आजकल लड़कों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए। लड़कियां तो बहुत तेज होती हैं। शनाया हंस पड़ी। मुझसे मजाक मत करो। वैसे अगले हफ्ते हमारी क्लास रियूनियन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? करण ने सिर हिलाया। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी क्लास में ज़रूर कई लड़के होंगे जो तुम्हें पसंद करते होंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या मैं सबके निशाने पर नहीं आ जाऊंगा? क्या ये मुसीबत मोल लेने जैसा नहीं है? शनाया ने मुंह बनाया। डर किस बात का? तुम तो बाघों से भी नहीं डरते, फिर कुछ लोगों से क्यों डरोगे? नहीं जा रहा। शनाया का करण के साथ कोई रास्ता नहीं था। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि उनकी खूबसूरती भले ही दूसरे मर्दों के लिए काम आए, लेकिन करण पर इसका कोई असर नहीं था। इस लड़के का सेल्फ कंट्रोल कमाल का था। शनाया ने पलक झपकाए और मन में ठान लिया, नहीं जाओगे? मैं सीधे तुम्हारी कंपनी में जाकर तुम्हें ब्लॉक करूंगी। लंच के बाद करण गिल हाउस से निकल गया। घर लौटते समय उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोकी, फ़ोन निकाला और जितेंद्र को कॉल किया। मिस्टर करण। करण ने सीधे बात शुरू की। एल्डर जितेंद्र, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। जितेंद्र बहुत खुश हुए।
वह हमेशा से करण को कुछ लौटाने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन करण ने कभी कुछ नहीं मांगा, जिससे जितेंद्र को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके अलावा करण की असीम कृपा, जिसने अग्रवाल फैमिली को बचाया था, सिर्फ पैसे या घर से चुकाई नहीं जा सकती थी। अब जब करण ने मदद मांगी थी तो जितेंद्र कैसे खुश नहीं होते। मिस्टर करण, बताओ क्या चाहिए? करण ने खुलकर कहा, मुझे 250 करोड़ का लोन चाहिए। ये पैसे मेरे लिए नहीं बल्कि मल्होत्रा ग्रुप के लिए हैं। जितेंद्र ने बिना हिचकिचाहट के तुरंत हामी भरी, कोई दिक्कत नहीं मिस्टर करण, तुम्हें कब चाहिए? करण हंसा, एल्डर जितेंद्र, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें 2 और बातें बताता हूं, फिर तुम तय करना कि मदद करनी है या नहीं। जितेंद्र हंसे, जब तक मिस्टर करण को जरूरत है मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। करण ने समझाया, मेरे और मल्होत्रा ग्रुप की प्रेसिडेंट प्रियंका के बीच कुछ कनेक्शन है। एक और बड़ा शेयर होल्डर अश्वांत उसे बाहर निकालना चाहता है। करण ने प्रियंका, अश्वांत और आयतन ग्रुप के तारुष की स्थिति का जिक्र किया। अगर एल्डर जितेंद्र मदद करते हैं तो वह जरूर तारुष को नाराज करेंगे। आखिरकार उन्होंने पहले ही बैंकों से बात कर ली है और कोई भी बैंक पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। जितेंद्र हंसे, मुझे तारुष को नाराज करने से कोई डर नहीं। इसके अलावा बैंकों को शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अग्रवाल ग्रुप से पैसे दे सकता हूं। करण ने पूछा, क्या इससे अग्रवाल ग्रुप के डेवलपमेंट पर कोई असर पड़ेगा? जितेंद्र हंसे, ये बस 250 करोड़ हैं, इतने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कमाल की दौलत। करण ने शुक्रिया कहा, थैंक यू एल्डर जितेंद्र। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहता कि प्रियंका को पता चले कि इस लोन का मेरे से कोई लेना देना है। जितेंद्र ने एक पल सोचा, लेकिन अगर वह पूछे तो कोई कारण तो देना होगा ना। करण ने सोचा, मेरे पास एक आइडिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मल्होत्रा ग्रुप की मीटिंग। जनरल मैनेजर प्रियंका, ये कंपनी की मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति है। अगर कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं आती तो न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं दी जा सकेगी बल्कि नीचे प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। मुझे डर है कि शटडाउन का खतरा है। फाइनेंस डायरेक्टर ने कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति की विस्तार से जानकारी दी, उनकी आंखों में चिंता थी। उन्हें प्रियंका के पिता ने बड़ा किया था तो वह स्वाभाविक रूप से प्रियंका का समर्थन करती थीं। हालांकि सिर्फ समर्थन से कुछ नहीं होता, अब जरूरत थी पैसे की। 250 करोड़। शेयरहोल्डर कैफ ने लंबी आवाज में कहा, जनरल मैनेजर प्रियंका, तुमने पहले कसम खाई थी कि तुम ये समस्या सुलझा लोगी। अब 1 हफ्ता बीत गया और तुमने कुछ भी हल नहीं किया। शेयरहोल्डर आलम ने शिकायत की, मैंने शुरू से कहा था कि बड़े कदम उठाने से तुम ज्यादा खींच जाओगी। तुमने मेरी नहीं सुनी और अब तुमने सबको इस गड्ढे में धकेल दिया और हम बाहर नहीं निकल पा रहे। कमाल है। बाकी शेयरहोल्डर्स भी साथ देने लगे, ढेर सारी शिकायतें करने लगे। बिल्कुल, अगर हमने फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री नहीं खरीदी होती तो कोई समस्या नहीं होती। अब छत टपक रही है और रात में बारिश हो रही है। हमारा मल्होत्रा ग्रुप इतना अच्छा डेवलप हुआ है लेकिन हमें लोन भी नहीं मिल रहा। जनरल मैनेजर प्रियंका, तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठता है। आखिरकार तुम बहुत छोटी हो, अनुभव की कमी है और भरोसेमंद नहीं हो। कैफ और बाकियों की शिकायतों के बाद कैफ ने आखिरकार कहा, जनरल मैनेजर प्रियंका, मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन तुमने वादा किया था कि अगर कुछ गलत हुआ तो तुम जिम्मेदारी लोगी। अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो तुम क्या करने वाली हो? इस्तीफा दो। जनरल मैनेजर प्रियंका। अश्वांत, जो एक पुराने लोमड़ी की तरह चालाक था, खड़ा हुआ। उसके सिर्फ एक वाक्य ने प्रियंका को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। पहले तुमने कसम खाई थी कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो इस्तीफा दे देंगी। अब जब कंपनी जिंदगी और मौत के मोड़ पर है, हम तुम्हें और मनमानी नहीं करने दे सकते। हमें अपने ग्रुप के सभी कर्मचारियों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। ये देखकर कैफ ने बिना हिचकिचाहट के अश्वांत का समर्थन किया। हाँ, इस्तीफा दो। अगर तुम समस्या हल नहीं कर सकती तो उस कुर्सी पर मत बैठो। कमरे में निंदा की लहर उठी, जैसे प्रियंका ही सारी मुसीबतों की जड़ हो। प्रियंका का चेहरा ठंडा था और उन्होंने इस दृश्य की पहले से ही उम्मीद कर ली थी। जब ऐसा है तो वह इस्तीफा ही दे देंगी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। प्रियंका खड़ी हुई और गंभीरता से बोली, हाँ, मैंने कहा था कि मैं लोन की समस्या हल करूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी है। क्रीक। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा अचानक बाहर से खोला गया। करण 2 मध्यम आयु के पुरुषों के साथ दरवाजे पर प्रकट हुआ। प्रियंका थोड़ा हैरान रह गई, करण कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों आया? और ये दोनों लोग कौन थे? सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर जाधव ने भौहें चढ़ाकर डांटा, करण, ये कंपनी की हाई लेवल मीटिंग है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। करण ने अपने बगल में खड़े लोगों की ओर इशारा किया और बोला, मैं इन्हें बाहर मिला। इन्होंने मुझसे पूछा कि जनरल मैनेजर प्रियंका कहाँ हैं, कह रहे थे कि कोई ज़रूरी काम है।
जब मुझे पता चला कि जनरल मैनेजर प्रियंका इस मीटिंग में है तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। जरूरी काम। अश्वांत के दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने गंभीरता से कहा, आप दोनों, ये हमारी कंपनी की आंतरिक मीटिंग है और बाहरी लोगों को इसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं है। कृपया बाहर इंतज़ार करें। अगर कोई काम है तो मीटिंग खत्म होने के बाद बात कर सकते हैं। करण के बगल में खड़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया, मैं देवीलाल हूँ, जिन्हुई इन्वेस्टमेंट कंपनी का जनरल मैनेजर। मैं यहाँ जनरल मैनेजर प्रियंका के साथ 250 करोड़ का लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही पैसे तुरंत हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। अश्वांत की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये क्या हो रहा है? प्रियंका ने लोन ढूंढ लिया। ये जिन्हुई इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? प्रियंका भी हैरान रह गई क्योंकि वह इन दोनों लोगों को बिल्कुल नहीं जानती थी। उन्होंने पहले कभी इनसे कोई संपर्क नहीं किया था और जिन्हुई इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में भी नहीं सुना था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, पैसे तुरंत अकाउंट में। प्रियंका अचानक सतर्क हो गईं। क्या ये कोई और जाल था? क्या उनकी मौजूदा नाजुक स्थिति का फायदा उठाकर जब वह इस्तीफा देने वाली थी, कोई उन्हें बेहद सख्त शर्तों वाला लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर कर रहा था? प्रियंका ने एक पल हिचकिचाया लेकिन फिर ईमानदारी से सामना करने का फैसला किया। मैनेजर देवीलाल, ऐसा लगता है कि हमारा पहले कोई संपर्क नहीं रहा। देवीलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं और मुझे पता है कि मल्होत्रा ग्रुप को इस समय पूंजी की ज़रूरत है और आपको एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बिना इस पैसे के मल्होत्रा ग्रुप का कैपिटल चेन टूट जाएगा और कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ आया। प्रियंका ने पूछा, मैनेजर देवीलाल, आप मल्होत्रा ग्रुप की मदद क्यों करना चाहते हैं? इस लोन की शर्तें क्या हैं? देवीलाल ने मुस्कुराकर कहा, जनरल मैनेजर प्रियंका, मैं मल्होत्रा ग्रुप की मदद नहीं कर रहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। इस लोन की कोई खास शर्तें नहीं हैं, ये बस एक बैंक लोन जैसा है। मैं अपने साथ एक वकील लाया हूँ और हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। प्रियंका हैरान रह गईं। उनकी मदद, बैंक जैसा लोन? मैनेजर देवीलाल, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? देवीलाल ने समझाया, आपके पिता ने एक बार मेरी मदद की थी। उनके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। दुख की बात है कि मिस्टर मल्होत्रा का कम उम्र में निधन हो गया और मैं उनकी कृपा नहीं चुका सका। अब आपकी मदद करके मैं मिस्टर मल्होत्रा की उस कृपा को चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। कमरे में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखने लगे। ऐसी बात थी, कृपा चुकाना? प्रियंका को होश आया। उनके दिल में अपार आश्चर्य और खुशी थी। लोन उनके दरवाजे पर आ गया था। चूंकि उन्होंने लोन का मसला हल कर लिया था, अब उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। अश्वांत का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई ठीक समय पर लोन देने आएगा। फंडिंग का मसला अश्वांत का प्रियंका को हटाने का कारण था। अब जब फंडिंग का मसला हल हो गया तो अश्वांत के पास प्रियंका को इस्तीफा देने के लिए दबाव डालने का कोई कारण नहीं बचा। उसके सारे पिछले प्रयास बेकार हो गए। ये सिर्फ उसके निजी हितों से संबंधित नहीं था, बल्कि ये तारुष का आदेश भी था। अगर वह कामयाब नहीं हुआ तो डायरेक्टर तारुष जरूर गुस्सा होंगे। अश्वांत ने उन दोनों को घूरा, सोच में पड़ गया कि ये इतना संयोग कैसे हो सकता है। जैसे ही प्रियंका इस्तीफा देने की बात साफ करने वाली थी, ये दोनों लोग आ गए। क्या ये प्रियंका द्वारा हायर किए गए एक्टर थे? अश्वांत ने तंज कसा, जिन्हुई इन्वेस्टमेंट? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। देवीलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है और इसे बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। आपके लिए इसे न सुनना सामान्य है, लेकिन अगर आपको चिंता है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अश्वांत को यकीन नहीं हुआ तो उसने अपना मोबाइल निकाला और कंपनी की वेबसाइट पर सर्च करना शुरू किया। जल्दी ही रिजल्ट्स सामने आए। अश्वांत ने सर्च रिजल्ट्स देखे और तंज कसते हुए बोला, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल सिर्फ 5 करोड़ है, फिर भी आप 250 करोड़ का लोन दे रहे हैं। और वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ लोन। क्या आपकी कंपनी इतनी अमीर है? देवीलाल हंसे, शायद मैं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना। मैंने कुछ डील्स की लेकिन उनमें ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, कुछ में तो नुकसान भी हुआ। पैसे यहाँ बेकार पड़े हैं तो मैंने सोचा कि मल्होत्रा ग्रुप को उधार दे दूं, इससे कृपा भी चुक जाएगी और ब्याज भी मिलेगा। हालांकि मुनाफा ज़्यादा नहीं है लेकिन ये स्टेबल है। अश्वांत को अभी भी शक था, पेमेंट कब तक मिलेगी? बार बार डिले मत करना। प्रियंका शायद इंतज़ार कर सकती हैं लेकिन पूरी कंपनी और इसके कर्मचारी नहीं कर सकते। देवीलाल ने शांति से जवाब दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही पेमेंट तुरंत हो जाएगी। अगर आपको चिंता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में नोट कर सकते हैं। कोई चारा न होने पर अश्वांत ने दांत पीसे, ठीक है, अभी साइन करो। जनरल मैनेजर प्रियंका, मैं साफ कर देता हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और हमें पैसे मिल गए तो मेरे सारे पिछले बयान रद्द हो जाएंगे।
लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और पेमेंट नहीं मिलती तो तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया और तुम्हें इस्तीफा देना होगा। प्रियंका पहले ही इस्तीफा देने वाली थी तो उन्हें इस धमकी से डर नहीं लगा। हालात और कितने बुरे हो सकते थे। लीगल डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पर बात करो और यहीं सबके सामने साइन करो। बैंक लोन वाकई काफ़ी आसान होते हैं, अगर आप चुका नहीं पाते तो आपको एंटरप्राइज शेयरों से कर्ज चुकाना पड़ता है जब तक कर्ज खत्म न हो जाए। चूंकि देवीलाल की शर्तें बैंक जैसी थीं, मामला काफ़ी आसान था। कुछ वाक्यों में कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया। दोनों पक्षों के वकीलों ने कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई किया और प्रियंका और देवीलाल ने दस्तावेजों पर साइन और स्टैंप किया। हर एक के पास कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी थी और अब ये लागू हो चुका था। अपनी कंपनी को एक फ़ोन कॉल करने के बाद 250 करोड़ जल्द ही मल्होत्रा ग्रुप के अकाउंट में आ गए। पेमेंट मिल गई। फाइनेंस डायरेक्टर ने उत्साह के साथ खबर दी और एक पल के लिए सबने एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखा और असहज महसूस किया। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अश्वांत का साथ देते हुए प्रियंका को बेरहमी से नीचा दिखाया और हमला किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि प्रियंका को अचानक किसी दैवीय मदद मिल गई थी जिसने लोन का मसला हल कर दिया और उनके चेहरों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उनके चेहरे शर्मिंदगी से जल रहे थे। कितना शर्मनाक। देवीलाल और प्रियंका ने हाथ मिलाया, कुछ प्रोत्साहन के शब्द कहे और फिर जल्दी और साफ सुथरे ढंग से चले गए। करण ने पूरी प्रक्रिया देखी और ये देखकर कि प्रियंका ने मुश्किल स्थिति पर काबू पा लिया था, वह हल्के से मुस्कुराया और चुपके से चला गया। कितना सूक्ष्म तरीका था बड़े नतीजे हासिल करने का। प्रियंका ने करण के जाने को नोटिस किया, लेकिन सबकी नज़रों के सामने वह उससे कुछ नहीं पूछ सकी। उन्हें अपने विचारों को एक तरफ रखना पड़ा और घर जाने तक इंतजार करना पड़ा। वह करण से पूछना चाहती थी कि क्या ये मसला उनके साथ जुड़ा था। हालांकि तार्किक रूप से यह असंभव लगता था कि इसका करण से कोई लेना देना हो। आखिरकार ये 250 करोड़ थे, 250 रुपये नहीं, लेकिन प्रियंका को फिर भी शक था। ये दोनों लोग ठीक समय पर करण से कैसे मिल गए और उसने ही उन्हें रास्ता क्यों दिखाया? क्या ये वाकई सिर्फ संयोग था? कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल अजीब था। अश्वांत को पता था कि आज प्रियंका को नीचे लाना असंभव था और वहां रुकने से बस उसकी बेइज्जती होती। वह भुना भुनाया, चून की लोन मिल गया है और कंपनी का फंडिंग मसला हल हो गया है, तो लगता है तुमने अपना वादा पूरा कर लिया। तुम प्रेसिडेंट बनी रह सकती हो और मीटिंग को और चलाने की ज़रूरत नहीं। अश्वांत खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी को धकेल कर जाने लगा, लेकिन प्रियंका ने अचानक उसे रोका। वाइस प्रेसिडेंट अश्वांत, एक मिनट रुकिए। अश्वांत पीछे मुड़ा, प्रियंका को घूरते हुए तंज कसते हुए बोला, क्या जनरल मैनेजर प्रियंका को कोई और निर्देश देने हैं? प्रियंका ने अश्वांत को ठंडी नज़रों से देखा और बोली, मैं सबको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। अश्वांत का दिल धक से रह गया। क्या ये शुक्रवार रात को प्रियंका के दिन में जाने का वीडियो था? क्या प्रियंका को अपनी बेइज्जती का डर नहीं था? प्रियंका ने अपना मोबाइल निकाला, करण द्वारा भेजा गया वीडियो खोला और वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं था और जल्दी खत्म हो गया। कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने चौंक कर अश्वांत को घूरा। क्या वह इतना क्रूर था? प्रियंका को उसकी पोजीशन से हटाना ही काफ़ी नहीं था, उसने तो इतने घिनौने और बेशर्म तरीके अपनाए। क्या वह प्रियंका को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था ताकि वह न सिर्फ मल्होत्रा ग्रुप में बल्कि शिमला में भी कभी खड़ी न हो सके? प्रियंका ने अश्वांत को ठंडी नज़रों से देखा। वाइस प्रेसिडेंट अश्वांत, आपके पास कहने को कुछ है? बिना किसी हिचकिचाहट के अश्वांत चिल्लाया, वह बकवास कर रहा है। मैंने उसे ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था। वह मुझे बदनाम कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डायरेक्टर तारुष के ऑफिस में। डायरेक्टर तारुष, ऐसा हुआ। ऑफिस में अश्वांत ने घबराते हुए पूरी घटना बताई। जिन्हुई इन्वेस्टमेंट अचानक आया, उसी समय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसी समय पेमेंट कर दी। मेरे पास उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं था। तारुष 2 सेकंड के लिए चुप रहे, उनकी आवाज़ ठंडी थी। तुमने मुझे वाकई निराश किया है। अश्वांत का दिल सिकुड़ गया और उनके माथे पर पसीना आ गया। डायरेक्टर तारुष, मैंने सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार किया। बस प्रियंका बहुत सावधान थी। वह डिनर पार्टी में किसी के साथ गई थी और वह शख्स बहुत ताकतवर था। मेरे द्वारा हायर किए गए 4 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को उसने सेकंडों में ढेर कर दिया। अश्वांत रुका और उसने सारा दोष करण पर डालने का फैसला किया। डायरेक्टर तारुष, मुझे लगता है कि इस करण में कुछ गड़बड़ है। प्रियंका ने उसे कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में रखवाया था। वह बहुत काबिल है और कुछ ही दिनों में उसने सेल्स टीम लीडर को बाहर कर दिया। उसने प्रियंका के साथ डिनर पार्टी में भी साथ दिया और उसे बचाया। आज जब जिन्हुई इन्वेस्टमेंट आई तो उसने ही उन्हें अंदर लाया। तारुष की आवाज़ कुछ डिग्री ऊंची हो गई। करण। अश्वांत ने दोष डालना जारी रखा। हाँ, ये लड़का बहुत अच्छा फाइटर है। पिछले हफ्ते सेल्स टीम लीडर की उससे बार में मुलाकात हुई और उसने उसे परेशान करना चाहा, लेकिन उसने अकेले ही उसे पीट दिया।
बाद में मैंने हेजू से क्विक नाइफ को बुलाया, लेकिन पता नहीं क्यों उसने करण से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की और उल्टा उसने सेल्स टीम लीडर को पीट दिया। तारुश ने तंज कसा, खैर ये बस एक संयोग है। मैं हाल में बिजी था और मुझे उससे निपटने का समय नहीं मिला, लेकिन अब वह फिर से मेरे सामने आ गया। ठीक है, मुझे पता है, मैं उसका हिसाब करूंगा। अश्वांत खुशी से उछल पड़ा। क्या उसने दोष को सफलतापूर्वक करण पर डाल दिया था? उसका मकसद तारुश का ध्यान हटाने के लिए करण का जिक्र करना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि तारुश करण को इतनी अहमियत देगा। अश्वांत को करण के हेजू के साथ पंगे के बारे में नहीं पता था, तो उसका दोष मरने का कदम महज एक इत्तेफाक था। अश्वांत ने राहत की सांस ली और सम्मानपूर्वक पूछा, डायरेक्टर तारुश, अब मुझे क्या करना चाहिए? तारुश ने सोचा, हाल में शहर में एंटरप्राइज एनवायरनमेंटल रिमेडिएशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं इंस्पेक्शन टीम को मल्होत्रा ग्रुप का नाम लिस्ट में डलवा दूंगा, जिससे कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग और दिवालिया होने की अफवाह फैलेगी। तुम इसका साथ दो, शेयर होल्डर्स को कम कीमत पर अपने शेयर बेचने के लिए मजबूर करो। मेरे पास से फंड्स लो और मौके का फ़ायदा उठाकर बाकी शेयर होल्डर्स के सारे शेयर खरीद लो। इस तरह तुम मल्होत्रा ग्रुप पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लोगे और प्रियंका को मल्होत्रा से पूरी तरह बाहर कर दोगे। अश्वांत खुशी से फूला नहीं समाया। हालांकि कई शेयर होल्डर्स अभी उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन वे सब दीवार पर लटके घास की तरह थे, जो उसका समर्थन करता जो उन्हें फ़ायदा दे। लेकिन अगर वह उनके शेयर वापस खरीद ले तो वह सचमुच मल्होत्रा ग्रुप का एकमात्र मालिक बन जाएगा। समझ गया डायरेक्टर तारुश, मैं पूरा साथ दूंगा। तारुश ने फ़ोन रख दिया और डेस्कटॉप इंटरकॉम दबाया, क्लिंट को बुलाओ। मजबूत बॉडीगार्ड क्लिंट ने दरवाज़ा खोला। बॉस, आपने मुझे बुलाया? तारुश ने गहरी आवाज़ में कहा, टॉम, डप्लू और मंशूल को ले जाओ और तुम लोग मिलकर किसी का हिसाब करो। क्लिंट हैरान दिखा, हम चारों को मिलकर? कौन? तारुश ने जवाब दिया, करण, वही जो योगांश को मार डाला। क्लिंट ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, बस उसे मैं अकेला ही संभाल लूंगा, हम चारों की ज़रूरत नहीं। तारुश ने भौहें चढ़ाईं। उसने क्विक नाइफ को हराया और आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट को भी, जब वे दोनों साथ थे। वह बहुत ताकतवर है। क्लिंट हंसा, क्विक नाइफ? वो लोग बस नारे लगाने में अच्छे हैं और उनकी स्किल्स सिर्फ आम लोगों को डराने के लिए हैं। हम मार्शल आर्ट्स वालों की रैंक में वे बिगिनर्स भी नहीं गिने जाते। मैं अकेला ही उन तीनों को संभाल सकता हूँ। सावधानी ही सुरक्षा है। तारुश को क्लिंट की डींगबाजी की परवाह नहीं थी और उसने सीधे आदेश दिया, तुम चारों साथ जाओ और जल्दी करो। क्लिंट के पास कोई चारा नहीं था, उसने हामी भरी, ठीक है बॉस। क्लिंट के जाने के बाद तारुश ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया, शहर में एंटरप्राइज एनवायरनमेंटल रिमेडिएशन इंस्पेक्शन टीम के इंचार्ज का फ़ोन नंबर ढूंढो। मेरे नाम से उसे आज रात डिनर पर बुलाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रियंका का घर। करण सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था जब उसे हाई हील्स की आवाज़ सुनाई दी। प्रियंका लौट आई थी। करण ने नज़र उठाई, तुम वापस आ गईं। हम हमेशा की तरह ऊपर जाने की बजाय प्रियंका सीधे करण के सामने बैठ गईं। उनकी खूबसूरत और जीवंत आंखें उसे सीधे घूर रही थीं। जिन हुई इन्वेस्टमेंट, क्या तुमने उसमें मदद की थी? करण ने हैरानी का नाटक किया, तुम क्या बात कर रही हो? प्रियंका ने दोहराया, जिन हुई इन्वेस्टमेंट के पैसे, क्या तुमने उनके साथ कांटेक्ट करने में मदद की थी? मैंने अपने पिता को कभी इस तरह के दोस्त का जिक्र करते नहीं सुना और इतने सालों में उनके बीच कोई संपर्क भी नहीं रहा। करण ने हंसते हुए कहा, 250 करोड़, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना प्रभाव है? प्रियंका ने होंठ दबाए। उन्हें भी लगता था कि यह असंभव है, लेकिन उनकी अंतर्ज्ञान बार बार कह रही थी कि इस मामले का करण से कुछ लेना देना है। ऐसा संयोग कैसे हो सकता था? बताओ, क्या ये तुमने किया था? करण ने बिना हिचकिचाहट के इनकार किया, नहीं, ये मैंने नहीं किया। मैं आज सुबह लेट हो गया था और बस संयोग से उन्हें बाहर मिला। जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने बताया कि तुम हाई लेवल मीटिंग में हो। उन्होंने कहा कि वे लोन से जुड़े ज़रूरी काम के लिए आए हैं और जैसे ही मैंने सुना, मैं उन्हें सीधे कॉन्फ्रेंस रूम ले गया। प्रियंका की आंखों में हल्की सी उलझन दिखी। वह पूरे दिन इस बारे में सोच रही थी और जितना सोचती थी उतना ही अजीब लगता था, जिससे उन्हें लग रहा था कि इसका करण से कुछ लेना देना है। अब जब करण ने पूरी तरह इनकार कर दिया तो प्रियंका को थोड़ा खोया खोया सा महसूस हुआ। क्या ये वाकई करण नहीं था? क्या वह ज्यादा सोच रही थी? मल्होत्रा ग्रुप, अंडरग्राउंड पार्किंग गराज। करण अपनी कार की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पतली सी शक्ल कार के पीछे से अचानक उभरी और जोर से चिल्लाई, करण! करण चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो सामने थी शनाया। करण हंसते हुए बोला, भूत की तरह अचानक प्रकट हो गई, क्या कर रही हो तुम? शनाया मुस्कुराते हुए पास आए और करण का हाथ पकड़ लिया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। करण को तुरंत थोड़ा पैनिक हुआ। ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका था। अगर प्रियंका ने देख लिया तो कितना अजीब हो जाएगा। करण ने झट से शनाया का हाथ छुड़ाया, सबके सामने ऐसे मत करो, कोई देख लेगा तो।
शनाया को भी प्रियंका से मिलने का डर था, लेकिन अगर वो डर गई तो करण जरूर भाग निकलेगा और क्लास रियूनियन में उसके साथ नहीं जाएगा। कौन देख लेगा? मेरी दीदी। अगर सच में मिल गए तो बस बोल दूंगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। आखिरकार हम तो साथ में सो चुके हैं। सोने का सर। करण ने हाथ उठाकर शनाया को दूर धकेला, जो और पास आ रही थी। बकवास मत करो, मुझे तो अभी बीवी ढूंढनी है। ऐसे बोली तो कोई मेरे पास आएगा क्या? शनाया हंसी, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं चाहेगा तो मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। करण पार्किंग गराज में शनाया के साथ बहस नहीं करना चाहता था। उसने सीधे पूछा, बकवास छोड़ो, बताओ क्या बात है। शनाया ने साफ जवाब दिया, मेरे साथ क्लास रियूनियन में चलो। करण को सिर दर्द होने लगा। क्लास रियूनियन, जोड़ियां तोड़ने का प्रोग्राम सच में जरूरी है। शनाया मुस्कुराई, कुछ क्लासमेट्स तो इरिटेटिंग हैं, लेकिन कुछ के साथ रिश्ता सच में अच्छा है। सिर्फ कुछ को नापसंद करने की वजह से सबको तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। कभी कभी तो मिलना बनता है। भाई बस मेरे साथ चलो। करण ने शनाया को ठंडी नजरों से देखा और तंज कसा, भाई। शनाया 2 कदम और पास आए, उसकी आवाज नर्म हो गई, तुम्हें पसंद नहीं तो? पापा। शनाया, जो पहले से ही लंबी और खूबसूरत थी, अपनी कातिलाना फिगर के साथ क्लास रियूनियन के लिए खास तौर पर सजी थी। उसने स्लिंग ड्रेस, स्कॉट्स और हाई हील सैंडल पहने थे और उसकी लंबी गोरी टांगें बेहद आकर्षक लग रही थीं। जैसे ही वो पास आए, उसकी हल्की सी परफ्यूम की खुशबू करण के होश उड़ा रही थी, जो बेहद सुखद और लुभावनी थी। ऐसी आवाज और टाइटल का कोई मर्द कैसे विरोध कर सकता था? करण भी नहीं कर सका, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ये औरत न सिर्फ लोमड़ी, बल्कि पूरी की पूरी जादूगरनी थी। शनाया की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसके दिल में एक गुप्त खुशी थी। मैं नहीं मानती कि तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। शनाया ने करण का हाथ पकड़ा, धीरे से मनोहार करते हुए कहा, चलोगे ना मेरे साथ प्लीज पापा? करण का सिर चकरा गया। अगर प्रियंका ने सुन लिया कि शनाया उसे ऐसे बुला रही है, तो वो उसे फाड़ डालेगी। मेरी जान खतरे में है। करण ने हार मान ली, ठीक है चलता हूँ, ठीक है, बस अब और मत पकड़ो, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। शनाया की आंखें तुरंत चांद की तरह चमक उठी, आज रात जरूर शराब होगी, तुम मेरी कार में चलो। ठीक है। दूर से कोई लिफ्ट से बाहर निकल रहा था और करण नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे, इसलिए उसने जल्दी से हामी भर दी, पहले कार में बैठो। शनाया को भी थोड़ा डर लगा और वो जल्दी से करण को अपनी पास की कार में ले गई। जैसे ही वो बैठे, प्रियंका अपने ब्रीफकेस के साथ लिफ्ट से बाहर निकली। करण एक नज़र में चौंक गया। हाय भगवान, सच में प्रियंका से टकरा गए। अच्छा हुआ कि वो पहले से ही शनाया की कार में थे, वरना पकड़े जाते। शनाया का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। वाह, बाल बाल बचे। शनाया ने कार स्टार्ट नहीं की और न ही कोई आवाज़ की, वो बस प्रियंका को पास आते देख रही थी। जब प्रियंका करण की कार के पास से गुजरी, वो रुकी, इधर उधर देखा, शायद हैरान थी कि करण, जो हमेशा सबसे पहले निकलता था, अभी तक नहीं गया। प्रियंका करण की कार के पास से निकली और अपनी गाड़ी में बैठी, स्टार्ट किया और एग्जिट की तरफ बढ़ गई, यहाँ तक कि शनाया की कार के सामने से भी गुजरी। प्रियंका उनके ठीक सामने थी, साफ दिख रही थी। करण और शनाया दोनों स्थिर रहे, यहाँ तक कि अनजाने में अपने शरीर को और झुका लिया। अच्छा हुआ कि कार स्टार्ट नहीं थी और चुपचाप पार्क थी। प्रियंका ने सड़क की तरफ देखा और सिर नहीं घुमाया, बस ऐसे ही उनकी कार के पास से निकल गई। बाल बाल बचे। दोनों ने एक साथ राहत की सांस ली, एक दूसरे की तरफ देखा तो पाया कि दोनों ही झुके हुए छिप रहे थे। करण ने पहले शिकायत शुरू की, वो तुम्हारी दीदी है, तुम क्यों छिप रही हो? मेरे साथ रहना इतना शर्मनाक है, तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। शनाया ने अविश्वास से देखा, जल्दी से सफाई दी, मुझे शर्मिंदगी कैसे हो सकती है? भाई तुम तो सुपरमैन हो, बस अनजाने में थोड़ा अजीब लगा। आखिरकार मैंने दीदी को बिना बताए यहाँ आ गई, वो मेरा मजाक उड़ाएगी। वैसे तुम भी तो छिप रहे थे, तुम्हें किस बात का डर था? वो तो बस बॉस है, वो तुम्हारी शादी या प्यार को कंट्रोल थोड़े कर सकती है ना। करण ने मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। तुमने तो बिल्कुल सही निशाना लगाया, शादी की बात तो वो सच में तय कर सकती है। आखिरकार हमारे पास सर्टिफिकेट है। करण ने बहाना बनाया, तुम और मैं असली रिलेशनशिप में नहीं हैं। अगर उसने गलत समझ लिया और बाद में मुझे तंग किया तो क्या करूं? शनाया हंसी, तो नौकरी छोड़ देना। तुम्हारी काबिलियत के साथ क्या सच में 9 से 5 की नौकरी की जरूरत है? तुम्हारी सैलरी तो इतनी भी नहीं है। करण ने हंसते हुए कहा, सैलरी ज़्यादा नहीं, लेकिन कमीशन बुरा नहीं है। हाल ही में एक डील मिली, कमीशन 9 लाख का था। शनाया ने हैरानी से करण को देखा, इतना अच्छा? करण ने तंज मारा, मुझे कम मत समझो, ठीक है। शनाया ने सिर हिलाया, भाई तुम तो सच में कमाल हो, हर चीज़ में माहिर। करण ने हम्फा, पहले तुम मुझे करण बुलाती थी, फिर करण भाई और अब भाई। तुम तो सच में मीठी मीठी बातें करने में माहिर हो।
करण की मजाक उड़ाने की परवाह न करते हुए शनाया ने गर्व से कहा, तुम उम्र में बड़े हो और हमारा रिश्ता ऐसा है, तुम्हें भाई बुलाना ठीक है ना? ये मर्दों की छोटी सी बहन वाली फीलिंग को भी पूरा करता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये काफ़ी एक्साइटिंग नहीं है तो मैं तुम्हें बस करो। करण का दिल इस जादूगरनी की लुभावनी बातों को और नहीं झेल सकता था। उसने हाथ हिलाया, चलो, अगर अब नहीं चले तो मैं घर चला जाऊंगा। चलो चलो, शनाया मुस्कुराए और कार स्टार्ट की। अब उसे करण की कमजोरी का अच्छा अंदाजा हो गया था। जिद और औरतों वाले नखरे दिखाकर करण को हराना बेकार था। वो और जिद्दी और गुस्सैल हो जाएगा और मिनटों में तुम्हें दूर भगा देगा। लेकिन जब तुम थोड़ी नरमी दिखाती हो और उसे वो लुभावना एहसास देती हो जिसका कोई मर्द विरोध नहीं कर सकता, तो वो इतना गुस्सैल नहीं रहता। जब तक तुम उसकी सिद्धांतों और लिमिट को नहीं छूती, वो बात करने में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इतनी पहल करने के बाद भी क्या इस लड़के को उसका इरादा समझ नहीं आया? लगता है उसे और सक्रिय होना पड़ेगा और रिश्ते में कुछ असली प्रोग्रेस करनी होगी, वरना उनका रिश्ता कहीं नहीं जाएगा और इस स्टेज से आगे बढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। डिनर कहाँ है? शिमला गार्डन, एक रिजॉर्ट जो खाने और मस्ती का मिक्स है। करण हंसा, क्या बात है? क्या तुम लोग बिल शेयर कर रहे हो या कोई रईस क्लासमेट स्पॉन्सर कर रहा है? आयोजकों ने पहले ही खर्चा जोड़ लिया है। उनकी कंडीशन अच्छी है तो उन्हें खर्चे की परवाह नहीं। करण मुस्कुराया, दौलत दिखाने का जमावड़ा। हाँ। शनाया हल्के से हंसी, अगर कोई दिखावा करना चाहता है तो करने दो। हम तो बस पुराने क्लासमेट से मिलने और दोस्ती ताज़ा करने जा रहे हैं। आयोजक काफ़ी काबिल हैं। हमारी क्लास में 38 लोग थे और इस बार लगभग 30 आए हैं। काफ़ी अच्छा टर्नआउट है। करण ने शनाया को घूरा, तुम क्लास की ब्यूटी क्वीन थी। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ? नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल थी। करण ने आह भरी, ये दिन आसान नहीं होगा। शनाया हंसी, मैं ये सब कुछ अजीब सिचुएशन से बचने के लिए कर रही हूँ। वैसे भी तुम नहीं चाहोगे कि कोई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छेड़े या टच करे, ना? करण हंसा, नकली है। शनाया गुस्सा हो गई, ये लड़का, हाय, मैं इस नकली को असली कर दूंगी। अगर तुम जैसे मर्द को मैंने जाने दिया तो क्या मैं जिंदगी भर पछतावा नहीं करूंगी? उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही शनाया ने करण का हाथ पकड़ा और रियूनियन की जगह की तरफ बढ़ी। करण हंसा, मैं इतना कैजुअल कपड़ों में हूं और तुम इतनी ग्लैमरस। तुम्हें मेरे साथ ऐसे दिखने में कोई दिक्कत नहीं। शनाया को परवाह नहीं थी, एक काबिल मर्द को औरतों को आकर्षित करने के लिए फैंसी कपड़ों की जरूरत नहीं। करण ने मजाक किया, तुम तो तारीफ करने में माहिर हो। शनाया हंसी, मैं सच बोल रही हूँ। तुम बिना कपड़ों के और अच्छे और चार्मिंग लगते हो। जब तुमने शेर से लड़ाई की, तुम्हारा मर्दाना चार्म तो बस लाजवाब था। तुम इतने आकर्षक थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाए। ये कपड़े तो बस तुम्हारे चार्म की मोहर हैं। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ताकत का पता है, इससे दूसरी औरतें तुम्हें छीनने की कोशिश नहीं करेंगी। करण हंसा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना चार्मिंग हूँ। तुमने तो मेरी तारीफ से मुझे खुश कर दिया। बड़े से प्राइवेट रूम में कई क्लासमेट्स पहले से ही आ चुके थे। जब शनाया करण के साथ हाथ में हाथ डाले अंदर आई तो सबका ध्यान तुरंत उनकी तरफ गया। वाह, हमारी क्लास ब्यूटी आ गई। शनाया, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम तो बहुत तेज निकली। शनाया की क्लास में पॉपुलैरिटी साफ दिख रही थी। लड़के और लड़कियां दोनों उसके साथ गर्मजोशी और दोस्ताना मजाक कर रहे थे। दूर से दो नौजवान जो बातें कर रहे थे, उन्होंने मुड़कर शनाया और करण को देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी। दाईं तरफ वाला लड़का अचानक हंसा, तो शनाया का अब बॉयफ्रेंड है? ये तो बुरी खबर है। बाईं तरफ वाला लड़का बिजनेस शर्ट में था और एक कामयाब इंसान लग रहा था। वो भौहें चढ़ाकर बोला, ये अजीब है। मैंने खास तौर पर पता किया था और कभी नहीं सुना कि शनाया का बॉयफ्रेंड है। हाँ, सुना था कि जयपुर रियल एस्टेट के मिस्टर राव के बेटे ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। दाईं तरफ वाले ने हालात का जायजा लिया, दोनों बहुत करीब और नेचुरल लग रहे हैं। ये नकली नहीं लगता। बाईं तरफ वाले की आंखों में अनिच्छा झलकी, उस लड़के के कपड़ों को देखकर लगता है कि वो ज्यादा रईस नहीं है। मुझे सीधे पूछना ठीक नहीं लगता। तुम क्लास मॉनिटर हो, तुम्हें बोलने की आज़ादी है, जरा उस लड़के के बारे में पता करो। शनाया, बहुत दिन बाद मिले, हमारी क्लास ब्यूटी और खूबसूरत हो गई। क्लास लीडर, तुम तो बातें करने में और माहिर हो गए। नौजवान की नज़र करण पर पड़ी और वो हंसा, इस हैंडसम लड़के को क्या बुलाएं? शनाया ने शालीनता से परिचय दिया, मेरा बॉयफ्रेंड करण। नौजवान ने हाथ मिलाया और हंसा, गौतम, हम सब तुमसे जल रहे हैं और ईर्ष्या कर रहे हैं कि तुमने हमारी क्लास ब्यूटी को ले लिया। आज कई लड़कों का दिल टूटेगा। करण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझे थैंक करना चाहिए। ये औरत इतनी मुसीबत खड़ी करती है, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और सिर दर्द देती है। इसका बॉयफ्रेंड होना आसान नहीं। शायद मैं इसके चक्कर में कुछ साल कम जीऊँ।
शनाया का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने करण के हाथ पर हल्के से थप्पड़ मारा। सच बोलना बंद करो, मुझे अपनी इमेज बनाए रखनी है। ये सीन देखने वाले कई क्लासमेट्स हैरान थे। करण ने शनाया की बुराई की, फिर भी वो गुस्सा नहीं हुई। हाय, मेरे दिल की देवी को कोई छेड़ रहा है। ये भाई तो कमाल है। बिजनेस पोलो वाला नौजवान ये सीन देखकर जलन से भर गया। दोनों सच में कपल थे, न कि बस सबकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बनावटी बॉयफ्रेंड। कमाल है, ये लड़का कहाँ से आ गया। नौजवान पास आया और हंसा। शनाया, तुम तो बहुत तेज हो। पिछले महीने सब चेक कर रहे थे, तब तुमने कहा था कि तुम सिंगल हो। अब बॉयफ्रेंड? क्या सैन्य जानकारी छुपा रही थी? शनाया ने मुड़कर हंसते हुए कहा, विवेक तुम तो हद कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मेरे भाई और मेरे बीच काफ़ी समय से बातचीत थी, लेकिन हाल ही में रिलेशनशिप कंफर्म हुई। मैं उसे सबके सामने लाई हूँ ना। नौजवान करण के पास आया, मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। विवेक, मैं शनाया के पीछे बैठने वाला क्लासमेट। करण ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और मन ही मन एक सेकंड में कंफर्म कर लिया। ये विवेक शनाया को पसंद करता है। शनाया को देखने वाली उसकी जलती नज़रें और खुद को देखने वाली जलन भरी नज़रें छुपी नहीं थीं। क्लासमेट्स अभी पूरी तरह नहीं आए थे और सब एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे थे। विवेक और गौतम करण के बगल में बैठ गए। गौतम ने पूछा, करण तुम कहाँ काम करते हो? करण हंसा, मैं एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में सेल्स पर्सन हूँ। विवेक और गौतम दोनों एक पल के लिए हैरान हो गए। सेल्स पर्सन? सच में? शनाया ने एक सेल्स पर्सन को बॉयफ्रेंड बनाया? उसका टेस्ट कब इतना खराब हो गया? बात तो छोड़ो, यहाँ मौजूद हर किसी की जॉब करण से बेहतर है। उसने तो जयपुर रियल एस्टेट के मिस्टर राव के बेटे को भी रिजेक्ट कर दिया और एक सेल्स पर्सन को चुना। क्या ये प्यार की जल्दबाजी और अंधापन है? गौतम जल्दी रिकवर हुआ और हंसा, सेल्स अच्छा है, ये इंसान की स्किल्स को निखारता है। कई सक्सेसफुल लोग जवानी में सेल्स पर्सन थे। विवेक की आंखों में साफ तिरस्कार झलक रहा था। वो करण की आंखों में जहर डालने की तैयारी कर रहा था। शनाया, सुना है जयपुर रियल एस्टेट के मिस्टर राव और तुम्हारा परिवार पुराने दोस्त हैं और उनका बेटा तुम्हें प्रपोज कर रहा था ना? शनाया जरा भी नहीं हिली और उसे हंसी भी आ रही थी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इससे करण को भड़काओगे, तो तुमने बहुत सोच लिया। तुम जिस मिस्टर राव के बेटे की बात कर रहे हो, उसे करण ने अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करवाया था। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था और वैसे भी वो कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट में मर गया। विवेक चौंक गया। क्या? वो मर गया? पास में बैठा एक क्लासमेट, जिसने देखा कि विवेक जैसे चुप हो गया, उसने मौका देखकर उसकी मदद की। विवेक, सुना है तुम्हारा हाल ही में प्रमोशन हुआ और तुम नई बनी एंटरप्राइज एनवायरमेंटल रेक्टिफिकेशन प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन टीम में शामिल हुए हो। क्या कमाल का क्लासमेट। मैं तुम्हें याद रखूंगा और भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। विवेक ने मन ही मन इस लड़के को थम्स अप दिया और लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, मैं इंस्पेक्शन टीम का डिप्टी हेड हूँ। लेकिन ये बस एक टेम्परेरी टीम है, रेक्टिफिकेशन पूरा होने के बाद खत्म हो जाएगी। मेरा रैंक वही है, सेक्शन लेवल। बस वर्किंग प्लेस बदला है। विवेक ने चुपके से अपनी शेखी बघारी, जिससे आसपास के क्लासमेट्स ने जलन भरी तारीफें की। विवेक, भले ही इंस्पेक्शन टीम टेम्परेरी हो, लेकिन ये शहर की कई कंपनियों का ऑडिटर है और उनकी जिंदगी मौत का जिम्मेदार है। कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। डिप्टी हेड तो दूर की बात है, तुम्हारा भविष्य तो लाजवाब है। हमें मत भूलना, हमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, तुम हमें सबको आगे बढ़ाओ। इतनी कम उम्र में सेक्शन लेवल, मुझे तो जलन हो रही है। पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में ये रैंक हासिल कर पाऊंगा या नहीं। विवेक ने नम्रता से जवाब दिया, ऐसी तारीफ मत करो, मेरी नज़र लग जाएगी। हम सब पुराने क्लासमेट्स हैं, भाई बहन जैसे। अगर कोई मदद चाहिए हो, मैं जरूर करूंगा। करण मुस्कुराते हुए विवेक को अपनी शेखी बघारते देख रहा था, फिर उसने शनाया की तरफ देखा और हल्के से ठुड्डी हिलाई। देखो, तुम्हारे लिए शो ऑफ कर रहा है। शनाया ने होंठ सिकुड़े और आंखें मटकाईं। उसे शो ऑफ करने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। शनाया की प्रतिक्रिया देखकर करण की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये लड़की तो सच में मज़ेदार है। थोड़ा शो ऑफ करने के बाद विवेक ने करण की तरफ देखा और पाया कि वो और शनाया आपस में समझदारी भरी नज़रें आदान प्रदान कर रहे थे। पल भर में उसके सीने में जलन भर गई। उसने अब नाटक करने का इरादा छोड़ दिया, वरना वो सारी रात उन्हें प्यार मोहब्बत करते देखकर तड़पता रहेगा और दिखावा करता रहेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक ने करण की तरफ मुड़कर हंसा, करण, तुम्हें और क्लास ब्यूटी को एक साथ देखकर तो जलन हो रही है। आखिरकार मैं भी उसका एक वफादार दीवाना था। क्या तुम बता सकते हो कि औरत का दिल कैसे जीता जाता है? अब वो नाटक छोड़ चुका था और खुलकर सामने आना चाहता था। करण ने विवेक के रवैये में बदलाव को तुरंत भांप लिया। उसे पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। पहली नज़र में वो और शनाया साफ तौर पर एक ही लीग में नहीं थे। उनके एक साथ होने के पीछे जरूर कोई कहानी होगी।
शायद उसने लगातार उसका पीछा किया और आखिरकार अपनी जिद से शनाया को मना लिया, जो नानुकुर करते हुए उसके साथ आ गई। अगर ऐसा था और उसने ये सबके सामने जाहिर कर दिया तो वो बहुत छोटा दिखेगा। इसके अलावा विवेक जरूर कोशिश करेगा कि उनके बीच फूट डाले और आग भड़काए, चुपके से उसका मजाक उड़ाए और उसे शर्मिंदा करे। दुर्भाग्य से विवेक को करण और शनाया के असली रिश्ते का पता नहीं था। करण ने हंसते हुए जवाब दिया, एक्सपीरियंस? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई है। लगता है मैंने कुछ खास किया नहीं और शनाया बस मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं तो यहाँ तुम्हारे क्लास गैदरिंग को खराब करने नहीं आना चाहता था, लेकिन वो बार बार जिद कर रही थी तो मुझे आना पड़ा। शनाया ने करण को हमले रोकने के लिए इस्तेमाल किया था और करण को बदले में उसे थोड़ा छेड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपसी मजाक है। करण के बोलने के बाद सब हैरान रह गए। क्या तुम यहाँ बस यूं ही शो ऑफ कर रहे हो? मैं तुम्हें पीटने का मन कैसे रोकूं? कुछ किया भी नहीं और वो तुम्हारी हो गई। तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? सबकी नज़रें, जिसमें विवेक भी शामिल था, शनाया के चेहरे पर टिक गईं, जिनमें अनजानी उम्मीदें थीं। शनाया को गुस्सा आया। उसे लगा कि करण जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने का गुस्सा था, इसलिए उसने इस सिचुएशन में उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। क्या वो उसे शर्मिंदगी में डालना चाहता था? जब तक वो शर्मिंदा नहीं होती, शर्मिंदगी किसी और को होगी। शनाया को ज़रा भी अजीब नहीं लगा, बल्कि उसने प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, बात यह है कि मैंने पहले अपने भाई का पीछा किया। अगर मेरी जिद नहीं होती तो वो कभी राजी नहीं होता। जिद? क्लास ब्यूटी, तुम्हारा वो देवी जैसा गर्व कहाँ गया? गौतम हंसा। लगता है करण बहुत चार्मिंग है, वरना हमारी क्लास ब्यूटी उसका पीछा कैसे करती? शनाया ने करण को प्यार भरी नज़रों से देखा। मेरे भाई ने मुझे 2 बार बचाया। अगर वो नहीं होता तो तुम सब अब तक मेरे जनाजे में जा चुके होते। सब हैरान रह गए और एक उत्सुक लड़की ने पूछा, क्या हुआ? बताओ। शनाया मुस्कुराई। पहली बार जब मैं अपने भाई से मिली थी, मैं फ़ोन पर बात करते हुए रास्ता पार कर रही थी और एक तेज ट्रक की तरफ ध्यान नहीं था। उसने मुझे पीछे खींच लिया, वरना ट्रक मुझे कुचल देता। दूसरी बार हम कुछ लोगों के साथ कैंपिंग पर गए थे और एक खूंखार शेर ने हमला कर दिया। मेरे भाई ने सबकी जान बचाई। सब चौंक गए। ये लड़का तो जबरदस्त है। गौतम ने आंखें फाड़कर पूछा, करण, क्या तुम मार्शल आर्ट्स में माहिर हो? करण ने नम्रता से हंसा, मैं कुछ साल आर्मी में था और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की। गौतम ने तारीफ में कहा, कोई आश्चर्य नहीं, तुम तो कमाल हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी खूबसूरत लड़की तुम पर इतनी फिदा है। ये तो क्लासिक हीरो सेविंग ब्यूटी का केस है और फिर ब्यूटी उसका दीवाना बन गई। एक लड़की ने जलन भरे लहजे में कहा, कितना रोमांटिक है, बिल्कुल टीवी ड्रामा जैसा। करण ने शनाया की तरफ देखा। उसे इस बात का तारीफ मिली कि उसने बातचीत को सही दिशा में मोड़ा। शनाया ने करण को चालाकी से मुस्कुराते हुए देखा। मेरी इज्जत कम करने की कोशिश? मुझे कम मत समझो। सपने देखते रहो। विवेक को सबके द्वारा करण की तारीफ सुनकर बुरा लग रहा था और उसने अनजाने में सवाल उठाया, शेर बहुत खूंखार होते हैं। एक वयस्क शेर कम से कम 500-600 पाउंड का होता है। कोई इंसान उसे कैसे हरा सकता है? विवेक की बात में दम था और कई लोगों को शनाया की कहानी पर शक होने लगा। लेकिन शनाया अच्छे से तैयार थी। वो हंसी, मेरे पास उसका वीडियो है। क्या तुम लोग देखना चाहोगे? एक असली वीडियो जिसमें कोई शेर से लड़ रहा हो। कौन नहीं देखना चाहेगा? सबके उकसाने पर शनाया ने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो खोला, वॉल्यूम बढ़ाया और सबको दिखाया। करण हैरान था। वीडियो था। उसे कैसे नहीं पता था? करण की नज़र भी स्क्रीन पर टिकी। वो देखना चाहता था कि वीडियो में क्या कैप्चर हुआ था। कैमरा थोड़ा हिल रहा था। पहले उसने दिखाया कि लोग बीबीक्यू टूल्स और कुर्सियों के साथ इकट्ठा थे। युगांश करण को उकसा रहा था। फिर शनाया ड्रिंक लेने गई। इसके बाद शेर आया और जयपुर रियल एस्टेट का बेटा अपनी जान बचाने की हड़बड़ी में शनाया को धक्का देकर भागा। जैसे जैसे वीडियो चला, देखने वाले हैरानी से सांसें रोक रहे थे। भले ही उन्हें पता था कि करण और शनाया सुरक्षित हैं, फिर भी एक सहज डर से वो नर्वस हो गए और उनका दिल गले में अटक गया। इसके बाद वीडियो में करण का जबरदस्त अंदाज दिखा जब उसने नंगे बदन शेर को मुक्का मारकर भगा दिया। ये सीन देखकर सब हैरान रह गए। कितना दबंग, कितना मर्दाना। वीडियो के अंत में करण जंगल से बाहर निकल रहा था। उसका नंगा ऊपरी शरीर चोटों से भरा था। वो शनाया को गोद में उठाए हुए था। उसकी आंखें भयंकर थीं, जैसे कोई अंधेरे से लौटता राजा। सबकी नज़रें करण पर टिकी, जो प्रशंसा से भरी थीं। ऐसा मर्द तो बस बहुत आकर्षक है। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वो चमक रहा हो और उसका विस्फोटक शरीर अनूठे आकर्षण से भरा था। कोई आश्चर्य नहीं कि शनाया ने उसका पीछा किया। ऐसे मर्द को कौन औरत नहीं चाहेगी? वो इतना सिक्योरिटी का एहसास देता है। लड़कियां शनाया को जलन भरी नज़रों से देख रही थीं। करण हंसा। जिंदगी मौत की सिचुएशन में भी उनके पास वीडियो शूट करने का टाइम था। शनाया मुस्कुराई। ये गौतम ने रिकॉर्ड किया था। करण ने उत्सुकता से पूछा, तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया?
शनाया ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, वो डर रही थी कि तुम उसे डिलीट करने को कहोगे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे रिकॉर्ड करते देखा और एक कॉपी मांगी। चिंता मत करो, ये हमारा पर्सनल कलेक्शन है और ऑनलाइन अपलोड नहीं होगा। यहाँ सब हमारे पुराने दोस्त हैं, उन्हें दिखाने दो ताकि वो न सोचें कि मैं तुम्हारी बड़ाई कर रही हूँ। करण ने आसपास की चमकती आंखों को देखा और अपने होठों का कोना हल्का सा उठाया। शनाया ने ये चाल बहुत चतुराई से खेली। वो पूरी तरह जीत गई। पूरे क्लास रियूनियन में वो थोड़ा उदासीन लग रहा था, यहाँ तक कि जब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। सारा ध्यान करण ने चुरा लिया था। जैसे ही शनाया ने वीडियो चलाया, क्लास रियूनियन के सबसे आकर्षक लोग साफ तौर पर करण और शनाया थे। एक दबंग और मजबूत मर्द, दूसरी क्लास ब्यूटी। दोनों अच्छे और पसंद किए जाने वाले थे, साफ तौर पर सबके द्वारा ईर्ष्या और तारीफ का केंद्र। विवेक को साफ पता था कि चाहे वो कितना भी शो ऑफ करे, वो करण को नहीं हरा सकता और शायद हंसी का पात्र बन जाए। गौतम ने विवेक का खामोशी देखा, पास आया, उसके कंधे पर थपथपाया और सलाह दी, छोड़ो, दुनिया में और भी मछलियां हैं। एक पर क्यों अटक रहे हो? करण बहुत जबरदस्त है, हम सच में उससे मुकाबला नहीं कर सकते। इसे दिल पर मत लो। विवेक ने हंसते हुए कहा, जिंदगी में हम पैसा और पावर की तुलना करते हैं, कौन फाइटिंग में बेहतर होने की परवाह करता है। गौतम ने विवेक की मानसिकता समझी और हंसा, शनाया एक रईस परिवार से है और उसे पैसे की जरूरत नहीं। वैसे सुना है तुम लोग हाल ही में काम में बहुत बिजी हो। विवेक ने हाँ में सिर हिलाया, हम कंपनियों का ऑडिट और रेक्टिफिकेशन की निगरानी में बिजी हैं। हमारा टीम लीडर बस नाम का है और कुछ करता नहीं। ज़्यादातर काम में ही संभाल रहा हूँ और हाँ, ये काफ़ी व्यस्त है। गौतम ने मुस्कुराते हुए और धीमी आवाज में कहा, तो तुम तो प्रैक्टिकली इंचार्ज हो और सारी कंपनियां तुमसे ऑडिट पास करवाने के लिए आती हैं ना। विवेक की आंखों में गर्व की चमक थी। ये लीडरशिप पोजीशन जहां वो कंपनियों का गला पकड़ सकता था, सच में मज़ेदार थी। हर दिन कंपनी के बॉस उसे डिनर के लिए बुलाते और गिफ्ट्स भेजते, इतना कि वो सब संभाल नहीं पाता था और उसके हाथ रिश्वत लेने से दुखने लगते थे। आखिरकार कई कंपनियों को सच में रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सख्ती के बिना भी छोड़ दिया जा सकता था। ऐसे मामलों में बॉस अक्सर रिश्वत देने का रास्ता चुनते थे। अगर वो किसी खास कंपनी को टारगेट करना चाहता तो बस एक शब्द कहना था, ऑडिट में फेल, बिजनेस सस्पेंड करके रेक्टिफिकेशन करो। सस्पेंशन की अवधि का फैसला भी उसका था। बिजनेस सस्पेंशन कंपनियों के लिए घातक हो सकता था, कौन उसका विरोध करने की हिम्मत करता। इस दौरान विवेक ने पावर के फायदे चखे और उसकी किस्मत आसमान छू रही थी। वो आत्मविश्वास से इथलाता फिर रहा था। शनाया को करण की रक्षा करते देख विवेक जलन और नफरत से भर गया। साफ था कि उसे पत्नी बनाने का उसका इरादा खत्म हो चुका था। आखिरकार अगर वो उससे शादी भी कर लेता तो आज का सीन उसे हमेशा मक्खी निगलने जैसा परेशान करता। लेकिन शनाया के साथ एक बार सोने की बात अभी भी मुमकिन थी। करण, देखता हूं तुम्हें तब गर्व होगा जब मैं तुम्हें धोखा दूंगा। शायद वीडियो ने सबको डरा दिया था, या शायद विवेक की खामोशी ने रास्ता दिखाया। पूरे क्लास रियूनियन में खाने से लेकर गाने तक किसी ने खुलकर करण को टारगेट नहीं किया और ये शांति से खत्म हुआ। जब सब दरवाजे पर अलविदा कह रहे थे, करण शनाया की कार में बैठ गया। विवेक ने ये देखकर तंज कसा, अपनी कार भी नहीं खरीद सकता और औरत की कार में बैठता है, क्या कमाल का फ्रीलोडर है। दूसरे क्लासमेट्स ने ये सुना और उनके भाव काफ़ी सूक्ष्म थे। भले ही करण फ्रीलोडर हो, साफ था कि शनाया उस पर पूरी तरह फिदा थी ना। सब जल रहे थे, भले ही तीखी टिप्पणियां की। एक मर्द के तौर पर करण जैसी जिंदगी जीना सच में कमाल था, उन लोगों से कहीं बेहतर जो सुंदर लड़कियों के पीछे फूल और डिनर के लिए भागते रहते हैं। यही जिंदगी होनी चाहिए, एक असली मर्द को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगा था कि ये इतने शांति से खत्म होगा, काफ़ी अप्रत्याशित। करण पैसेंजर सीट पर बैठा, पीछे की भीड़ को देखा और आह भरी, तुम आज बहुत तैयार थी, वो सारे वीडियो। शनाया ने नर्म मुस्कान दी, बिल्कुल। क्या तुमने नहीं देखा कि विवेक ने सारी रात एक शब्द नहीं बोला? ये दिखाता है कि वो कितना इफेक्टिव था। करण हंसा, तुमने तो उनकी हवा निकाल दी। शनाया ने हंसते हुए कहा, मैं बस उन्हें बता रही थी कि अपनी मेहनत बर्बाद न करें, वरना बाद में सबके लिए अजीब हो जाता। मैं उनका भला कर रही हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। करण ने लापरवाही से जवाब दिया, परेशान मत हो, ये तुम्हारे रास्ते में नहीं है। तुम घर चली जाओ, मैं बाद में टैक्सी ले लूँगा। शनाया ने पलकें झपकाईं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास टाइम है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी और इलाका देख लूँगी। इलाका देखना? द मॉल रोड, क्रिस्टल वैली, तुम्हारी दीदी का घर, तुम तो वो जगह अच्छे से जानती हो। करण ने साफ मना किया, सपने देखो। अगर मैंने सच में बताया तो जब मैं दूसरी औरतों को घर लाऊंगा तुम घुस आओगी, कितना अजीब होगा। शनाया ने मुंह बनाया, इस आदमी का दिल तो पत्थर का है। क्या मर्द है,
जब शनाया सोच रही थी कि करण के घर का पता कैसे निकाला जाए, तभी पीछे से एक काली बिजनेस कार तेजी से आई और उनकी कार के पीछे टकरा गई। धड़ाम! शनाया और करण दोनों हिल गए। कार रास्ते से हटने वाली थी कि करण ने स्टीयरिंग व्हील पकड़कर उसे संभाला। धीरे करो! कार साइड में रुकी और दूसरी कार भी उनके सामने रुक गई। ये आदमी ड्राइव कैसे करता है? शनाया शिकायत करते हुए कार से उतरने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरी गाड़ी से उतरने वाले आदमी को घूरा। तुम कार में रहो, मैं देखता हूँ। शनाया ने आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है। करण कार से उतरा। उसी वक्त बिजनेस कार का पिछला दरवाजा खुला और 3 और आदमी बाहर निकले। करण की नज़र चारों मर्दों के मजबूत शरीरों पर पड़ी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये मेरे लिए आए हैं? क्योंकि मैंने उसकी पसंदीदा लड़की को उससे छीन लिया। उसने क्लास रियूनियन खत्म होने का इंतजार किया और फिर मुझे सबक सिखाने के लिए लोग भेजे। सबसे अच्छा ये होता कि वो मुझे इतना पीटते कि मैं पूरी तरह अपाहिज हो जाता, ताकि शनाया मुझे घृणा करे और मुझे छोड़ दे। करण ने जल्दी नहीं की, बल्कि एक सिगरेट निकाली और आराम से उसे जलाई। उसने पहले कार में सिगरेट पीनी थी, लेकिन सोचा कि लड़कियों को कार में धुएं की स्मेल पसंद नहीं आती, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। एक गहरा कश लेकर और हल्का सा धुआं छोड़ते हुए करण ने हंसकर कहा, तुम लोग मेरे लिए आए हो। जो आदमी सबसे आगे था, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम में थोड़ी सी समझ तो है। करण ने पूछा, क्या तुम्हें विवेक ने भेजा है? वो आदमी एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसा, लगता है तुम्हारे दुश्मन काफ़ी हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो भी लगता है वही होगा। वैसे भी रिजल्ट तो सेम ही होगा। करण ने अपनी भौहें ऊपर की और दूसरी तरफ की रिएक्शन से ये विवेक नहीं था। सोचकर देखा तो उसे लगा कि ये नामुमकिन था। आखिरकार उसने और विवेक ने कभी सीधे टकराव नहीं किया था। क्या सिर्फ इसलिए कि जो लड़की उसे पसंद है उसका बॉयफ्रेंड है, वो तुरंत मुझे अपाहिज करने के लिए लोग भेज देगा? रिजल्ट सेम होगा। क्या वो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? एआई एनालिसिस ऑफ एसबीआई शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। स्टॉक एनालिसिस एड्स बाय पब फ्यूचर। सिर्फ एक मरे हुए इंसान के लिए ही ये मायने नहीं रखता कि दुश्मन असल में कौन है। करण ने सिगरेट का एक कश लिया और हंसा, तो तुम लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? लगता है मैंने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। तुम चारों काफ़ी पावरफुल लगते हो और जो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है वो काफ़ी कैपेबल होगा। ऐसा सिर्फ एक ही आदमी लगता है जो दोनों डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है। क्या तुम तारुश के आदमी हो? जो आदमी आगे था उसके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि करण पहले गलत गैस करेगा और फिर तुरंत सही गैस कर लेगा। मेरा नाम क्लिंट है। नीचे जाकर मुझे याद रखना, भूत बनकर इंसाफ मत मांगना। करण ने सिगरेट का बट्टा अपने पैरों के पास फेंका, उस पर पैर रखा और धीरे से बड़बड़ाया, अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जीते? हमेशा दूसरों की जान लेने के बारे में क्यों सोचते हो? क्लिंट ने साफ नहीं सुना और ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या बड़बड़ा रहे हो? करण ने सिर ऊपर किया और क्लिंट की तरफ मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस तुम्हें कह रहा था, सफ़र मुबारक हो। क्लिंट का चेहरा बदल गया और वो करण की तरफ एक कदम बढ़ाया, ठंडी हंसी के साथ, तुमने सोचा कि ब्लैक बैम्बू कंपनी के उन लूजर्स को हराकर तुम इनविंसिबल हो गए हो? करण ने हंसा, दुनिया में इनविंसिबल? बिल्कुल नहीं। लेकिन करण के बोलने से पहले ही क्लिंट उसके सामने पहुंच गया और पूरी ताकत से स्प्रिंट किया, एक तेज तीर की तरह बनकर करण की छाती में घुसा और एक मुक्का उसके दिल पर मारा। करण ने डॉज नहीं किया, बस अपनी बाँह ऊपर की और दिल को ब्लॉक किया। क्लिंट का मुक्का सीधा करण की बाँह पर लगा। क्लिंट के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। अपनी ताकत से ये मुक्का करण की बाँह सीधा तोड़ सकता था। वो करण को मारने की जल्दी में नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। उसे पसंद था कि शिकार उसके सामने निराशा में चीखे और धीरे धीरे टॉर्चर होकर मरे। बैंग! एक दबी हुई आवाज के साथ करण ने भी एक मुक्का मारा। क्लिंट रिएक्ट करने से पहले करण ने अपनी उंगलियां मोड़ी और एकदम सटीक क्लिंट के गले पर मारा। क्रैक! एक हल्की सी आवाज के साथ क्लिंट का गला टूट गया। करण ने अपना मुक्का वापस लिया और वो आधा वाक्य पूरा किया जो नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। क्लिंट 2 कदम पीछे हटा, अपना गला पकड़कर। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। बहुत तेज। करण का मुक्का हवा की तरह, बिजली की तरह था, इंस्टेंट किल। ये कैसी ताकत है? क्लिंट अपना गला पकड़कर घुटनों पर बैठ गया, जैसे करण के सामने घुटने टेक रहा हो। क्लिंट! बाकी 3 लोग जो पहले सीन देख रहे थे, उनकी आंखें फैल गईं हैरानी और यकीन न करने में, और वो चिल्लाए। क्लिंट ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेंथ का मास्टर था। हालांकि उसने अभी भी क्रॉस नहीं किया था इन ऊर्जा कल्टिवेट करने के लिए, लेकिन वो एक मुक्के से जंगली बैल को मार सकता था। उसकी स्किन कॉपर और आयरन जितनी टफ थी, फिर भी करण ने उसे एक झटके में मार डाला। साथ में जाओ, क्लिंट का बदला लो। तीनों स्किल्ड किलर्स थे और एक नज़र में देख लिया कि क्लिंट का गला पूरी तरह टूट चुका था और बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने उसे इग्नोर किया और सीधा करण पर चार्ज किया। करण शैडो की तरह मूव किया, तीनों की तरफ चार्ज करते हुए।
उसने एक मुक्का मारा जो मंशुल के मुंह के पर लगा। क्रैक, उंगलियों की हड्डियां टूटी और अल्ना टूट गई। उसने टॉम की किक हार ली, काउंटर में एल्बो स्ट्राइक किया जो सीधा उसके गले पर लगा। टॉम की गर्दन टूट गई। डब्लू ने तेजी से एक डैगर निकाला और हवा की तरह करण की पसलियों पर स्टेप किया। करण ने साइड स्टेप किया और स्टेप डॉज कर दिया। एक तेज किक से उसने टॉम को, जो अभी गिरा था, हवा में उड़ाकर डब्लू की तरफ फेंक दिया। डब्लू के हाथ में डैगर था लेकिन वो मार नहीं सका। उसे पहले टॉम को कैच करना पड़ा, लेकिन जब उसने टॉम को कुशन किया और साइड फेंका तब तक करण उसके सामने आ चुका था। मजबूरी में डब्लू ने डैगर करण के गले पर स्टैप किया, लेकिन करण ने उसकी बांह पकड़ी, ट्विस्ट की और फिर एल्बो नीचे मारा जो डब्लू की उल्टी मुड़ी उंगलियों पर लगा। डब्लू चीखा और उसकी बांह गलत दिशा में मुड़ गई। डैगर करण के हाथ में गिरा जिसने उसे कैच किया और पीछे फेंका। बिजली की तरह डैगर अंधेरे को काटते हुए तुरंत मंशुल के गले में घुस गया। मंशुल डगमगाया, डैगर पकड़ा और निकाला। खून तेजी से बहा और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। करण ने डब्लू को किक मारकर गिराया और उसकी छाती पर पैर रखा। वो नीचे झुका और उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें तारुश ने भेजा है? उसकी एक बार की फियर्स आंखें अब डर से भरी थीं और वो जानता था कि आज वो मरने वाला है। जब क्लिंट ने पहले उसे और बाकियों को साथ एक्ट करने को कहा था तो उन्होंने सीक्रेटली बॉस पर मजाक उड़ाया था कि छोटी सी बात पर बड़ा हंगामा कर रहा है। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि बॉस की चिंता सही थी। ये आदमी बहुत स्ट्रांग था। हाँ, हम चारों बॉस के बॉडीगार्ड्स और फाइटर्स हैं। बाहर के लोग हमें फोर फियर्स बीस्ट्स कहते हैं। करण ने सिर हिलाया। तुम्हारा बॉस कहाँ रहता है और उसके परिवार में कितने लोग हैं? डब्लू ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और सब उगल दिया। वो डोंगशान विला नंबर 7 में रहता है। बस वो और कुछ बॉडीगार्ड्स। उसका परिवार प्रोविंशियल कैपिटल में है क्योंकि वहाँ उसके काफ़ी बिजनेस हैं। करण ने सोचा, फ़ोन निकाला और ब्लैक बैम्बू कंपनी के अमित को डायल किया। फ़ोन तुरंत उठा और अमित की रेस्पेक्टफुल आवाज़ आई, मिस्टर करण, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? करण ने हंसकर कहा, एक बात पूछो, क्या तारुश के पास फोर फियर्स बीस्ट्स नाम के 4 फाइटर्स हैं? अमित ने रेस्पेक्ट से जवाब दिया, हाँ, वो सालों से तारुश के साथ हैं और उनकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एआई एनालिसिस ऑफ IRFC शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। पीपी स्टॉक एड्स बाय पब फ्यूचर। करण ने फ़ोन काटा, अपने पैर के नीचे डब्लू की फ़ोटो ली मोबाइल से और फिर ज़मीन पर पड़े 3 बॉडीज की फ़ोटो ली। उसने उन्हें अमित को सेंड किया और फिर दोबारा कॉल किया, क्या ये वो हैं? अमित ने करण की भेजी फ़ोटोज देखी और उसका माथा पसीने से भर गया। फ़ोटोज में डब्लू किसी के पैर के नीचे था, उसकी बाँह अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, बेहद दयनीय लग रहा था। बाकी 3 जमीन पर पड़े थे, एक की गर्दन पर खून का बड़ा इलाका, एक की गर्दन मुड़ी हुई और एक घुटनों पर बैठा जैसे पछतावा कर रहा हो, पूरी तरह मरा हुआ लग रहा था। 4 फियर्स बीस्ट सब गिर गए। हाँ, मिस्टर करण, ये वो ही हैं। जो आपके पैर के नीचे है वो डब्लू है और बाकी 3 क्लिंट, टॉम और मंशुल हैं। इन लोगों की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद करण ने अपना पैर उठाया और जोर से नीचे मारा। डब्लू की पसलियां तुरंत टूट गईं और टूटी पसलियां उसके दिल में घुस गईं। उसकी आंखें फैल गईं और मुंह से खून निकला। ये चारों विकियस क्रिमिनल्स थे जिनके हाथों में अनगिनत जानें थीं और वो करण की जान लेना चाहते थे, इसलिए वो उन पर कोई दया नहीं दिखाएगा। सिर्फ मरे हुए दुश्मन अच्छे दुश्मन होते हैं। करण ने अपना पैर वापस लिया और सीधा खड़ा हुआ। ये चारों मर चुके हैं, उनकी बॉडीज यही हैं, क्या तुम हैंडल कर सकते हो? अमित का माथा और ज्यादा पसीने से भर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। अगर तारुश को पता चला तो शायद वो खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टर करण, मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं तुरंत आता हूँ। हालांकि वो डरा हुआ था, अमित ने करण की रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता अगर वो नाराज हो गया तो उसे मार डाले। उसने पहले युगांश, आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट को मारा था और अब 4 फियर्स बीस्ट्स को। अगला कौन होगा? तारुश। करण के पर्सनैलिटी को देखते हुए ये जानकर कि तारुश उसे मारना चाहता है, वो जरूर काउंटर करेगा जैसे पहले युगांश को मारने गया था। ठीक है, करण ने लोकेशन अमित को सेंड किया। चारों की बॉडीज को कार के पीछे शेडोज में फेंक दिया ताकि गुजरती कारों से न दिखें और फिर ड्राइवर साइड पर जाकर शनाया को चेक किया। तुम डर गई हो? शनाया ने शेडोज में पड़ी बॉडीज की तरफ देखा, क्या वो सब मर चुके हैं? करण ने सिर हिलाया, ये वो किलर्स थे जो एओएन ग्रुप के तारुश ने मुझे मारने के लिए भेजे थे। आखिरकार मैंने उसके सबॉर्डिनेट्स को पहले मारा था तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। शनाया के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी लाली और जलती हुई नजरें, जैसे वो करण को पूरी तरह मेल्ट करना चाहती हो। क्या तुम्हारी लाइफ हमेशा इतनी थ्रिलिंग होती है, हर वक्त मारना और मरना? करण ने मुस्कुराया, मैं एक्टिवली नहीं मारता, लेकिन अगर कोई मुझे मारना चाहे तो मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं रहूंगा। पब फ्यूचर एड्स।
सोल्जर के तौर पर मेरे सालों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन मारना और बचाना मुझे अच्छे से आता है। तुम नहीं डर रही हो? शनाया ने सीधा करण की तरफ देखा, उसका टोन एक्साइटेड था, पता नहीं, जैसे डर और एक्साइटमेंट मिक्स हो गया हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, मेरा बॉडी कंट्रोल से बाहर कांप रही है, जैसे बॉडी इंस्टिंक्टिवली डर रही हो, लेकिन स्पिरिट बेहद एक्साइटेड है, बहुत स्टिमुलेटेड फील हो रहा है। बस कुछ सांसों में मुझे लगा जैसे मेरा पूरा बॉडी ड्रेन हो गया। करण ने शनाया को थोड़े अजीब एक्सप्रेशन से ऑब्जर्व किया। नॉर्मल लोग ऐसी वायलेंट सीन देखकर कंट्रोल खो देते हैं। भले ही करण और शनाया का रिलेशन अच्छा हो और करण ने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया हो, लेकिन सब्जेक्टिव इमोशनल बफर अभी भी मौत के इम्पैक्ट को इंटेंस बनाता है। लेकिन शनाया इस इंटेंस स्टिमुलस से अच्छे से अडेप्ट हो गई लगती है, और यहाँ तक कि इसके कारण स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिएक्शन भी हुआ। कूल डाउन, वो रोड रॉबर्स थे और तुम इसे आर्म्ड रॉबरी और किलिंग समझ सकती हो। मैं बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। उनमें से हर एक के हाथों में अनगिनत इनोसेंट लोगों का खून था। उन्हें मारकर मैं लोगों के लिए हॉर्म एलिमिनेट कर रहा हूँ। तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल बर्डन या गिल्ट नहीं फील करना चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें मारा। करण ड्राइवर सीट की विंडो पर झुका, धीरे से शनाया को कंफर्ट कर रहा था। डर था कि इंटेंस मौत का सीन उसे ट्रॉमा दे दे। लेकिन उसके बोलने से पहले शनाया की पैशनेट नज़र ने करण के शब्दों को इंटरप्ट कर दिया। मैं नहीं डर रही, मुझे गिल्ट भी नहीं है, मैं बस ऐसी। शनाया सही एडजेक्टिव ढूंढ रही लगती थी, लेकिन नहीं मिला। उसने अपना होंठ काटा और अचानक हाथ बढ़ाकर करण की गर्दन हुक की और डायरेक्ट किस किया। वो सॉफ्ट लेकिन वार्म था। करण की आंखें अचानक फैल गईं, इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहा, लेकिन शनाया का हाथ मजबूती से उसकी गर्दन पर हुक था, जैसे कोई बेल उसे जाने नहीं दे रही थी। जैसे करण के रेजिस्टेंस की वजह से किस और इंटेंस हो गया, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस उड़ेल रही हो। करण ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद उनके होंठ आखिरकार अलग हुए। शनाया की आंखें चमक रही थीं, लेकिन इंटेंस इमोशंस कम हो गए लगते थे, सिर्फ शर्म बाकी थी और उसका चेहरा लाल हो गया। करण ने हाथ बढ़ाया और शनाया की गाल पिंच की। अब बेहतर फील हो रहा है। शनाया ने हम करके सहमति दी, फिर होंठ सिकोड़े जैसे वो मोमेंट सेव कर रही हो, और फिर मुंह बनाया। मुझे और चाहिए। करण ने हंसा और कहा, हमारा रिलेशन पहले से ही। करण के बोलने से पहले उसका मुंह फिर सील हो गया। इस बार शनाया सिर्फ होंठ छूने से संतुष्ट नहीं थी, उसने इनिशिएटिव लिया और किस को डीप किया। शनाया के मूवमेंट्स थोड़े क्लमजी थे, लेकिन पैशनेट थे। काफ़ी देर बाद वो आखिरकार अलग हुए। शनाया ने करण की तरफ देखा, जिसकी नज़र थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, और मोहक तरीके से मुस्कुराई। मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट किस दिया है, ब्रदर। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, यो। फर्स्ट किस? करण ने हैरानी से आंखें फैला दीं। एआई एनालिसिस ऑफ VEDL शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। स्टॉक एनालिसिस आए एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम 20 साल से ऊपर हो और अभी भी फर्स्ट किस। तुम इतनी ईगल लग रही थी, मैंने सोचा तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। लेकिन फिर उसके क्लमजी एक्शंस और रिएक्शंस के बारे में सोचकर उसे यकीन हो गया। शनाया ने करण के शॉक्ड एक्सप्रेशन को घूरा और हम्फ किया। ये क्या लुक है? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? करण ने सिर हिलाया। मैं बस सरप्राइज्ड हूँ। आखिरकार इस जमाने में तुम्हारी उम्र में इतनी खूबसूरत लड़की का फर्स्ट किस होना जॉइंट पांडा जितना रेयर है। शनाया ने हम्फ किया। बहुत सारे लोग मुझे परस्यू करते थे, लेकिन मुझे कोई अट्रैक्टिव नहीं लगा। या तो वो शो ऑफ थे या थोड़े पैसे और पावर वाले, लेकिन प्रेटेंशियस। मेरा फैमिली वेल ऑफ है और मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, तो मैं सिर्फ रिच होने की वजह से किसी के साथ नहीं जाऊंगी। तो ऑब्वियसली मैं पिकी हूँ। आजकल ज़्यादातर लोग एक दूसरे की फाइनेंशियल कंडीशंस देखते हैं, और थोड़े से लोग कैरेक्टर और एबिलिटी देखते हैं। चाहे डेटिंग हो या मैरिज, वो बस एडजस्ट कर रहे होते हैं। मैं एडजस्ट नहीं करना चाहती। अकेली रहूंगी जब तक वो नहीं मिलता जो मुझे सच में पसंद हो। करण ने हंसा। जो तुम्हें पसंद हो वो जरूरी नहीं तुम्हें पसंद करे। भले साथ हो जाओ तो भी तुम ज़्यादा दे सकती हो जितना रिसीव करो। शनाया बिल्कुल चिंतित नहीं थी। मैं तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मैं उस इंसान के लिए ज़्यादा दूँ जो मुझे पसंद है। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। क्या मैं नहीं करनी चाहिए, ब्रदर? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। करण को अचानक सिर दर्द होने लगा। क्या शनाया खूबसूरत है? बिल्कुल। उसकी फिगर ग्रेट है, चेहरा खूबसूरत, स्मार्ट, कैपेबल और रोमांस समझती है। ऐसी लड़की के साथ होना कभी बोरिंग नहीं होगा। क्या करण उसे पसंद करता है? कौन सा आदमी खूबसूरत लड़की को पसंद नहीं करेगा? लव की बात नहीं, बस लाइक कहो। साथ टाइम स्पेंड करने के बाद करण के लिए शनाया के लिए कोई फीलिंग्स न होना इम्पॉसिबल होगा। अगर करण सिंगल होता तो शायद वो एग्री कर लेता, लेकिन वो पहले से ही प्रियंका से मैरिड है। भले ही फेक हो, लेकिन उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। रिलेशन के टर्म्स में शनाया को उसे ब्रदर इन लॉ कहना चाहिए।
करण ने हिचकिचाते हुए कहा, शनाया, तुम जानती हो मैं शिमला क्यों आया? करण के बोलने से पहले शनाया ने इंटरप्ट किया, मैं जानती हूँ तुम्हारी एक फियांसे है और अब तुम दोनों प्रिटेंड कपल हो, राइट? मुझे कोई परवाह नहीं। करण ने सिर हिलाया, हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। शनाया चौंक गई, तुम दोनों मैरिड हो? करण ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है। अरेंजमेंट ये था कि 3 महीने में डिवोर्स। शनाया ने चिंता को खुशी में बदला, ये अलग नहीं है। ये बस एक पेपर है। मुझे उसकी परवाह नहीं। जब तक तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करो, मैं खुश रहूंगी। करण ने हिचकिचाया, मैं शिमला आया और मैरिज बस एक कवर है। मेरा रियल गोल एक टोकन हासिल करना है जो मुझे मेरी ट्रू आइडेंटिटी डिस्कवर करने में मदद करेगा। 3 महीने बाद मैं शिमला में नहीं रहूंगा शायद, और पता नहीं कभी वापस आऊंगा या नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। शनाया ने दृढ़ता से करण के शब्दों को इंटरप्ट किया, उसकी आंखें गंभीरता से उस पर फिक्स थीं। तुम जहां जाओगे मैं वहां रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए बर्डन नहीं बनूंगी। करण मदद नहीं कर सका लेकिन मूड फील किया। शनाया सच में उसके लिए गिर गई थी। करण ने सांस ली, फिलहाल हम अपना रिलेशन फ्रेंड्स की तरह मेंटेन करें। कोई नहीं जानता फ्यूचर क्या होगा और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। शनाया ने मुस्कुराया, इतना ओल्ड फैशन मत बनो। जैसा तुमने कहा, मेरी उम्र में फर्स्ट किस होना जॉइंट पांडा जैसा है। भले फ्यूचर में हर्ट हो जाऊं, मैं इसे एक यादगार लव अफेयर मानूंगी। जब तक तुम मुझे ईमानदारी से ट्रीट करो, जो भी हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। एक पॉज के बाद शनाया करीब आई, उसकी आंखें आकर्षक, असल में मेरी उम्र में मुझे भी एक आदमी चाहिए। तुम जैसे से मिलना आसान नहीं, तो मैं कैसे आसानी से छोड़ दूं? ब्रदर, बस मुझे एक्सेप्ट कर लो। करण उसके शब्दों से चौंक गया। ऐसा क्यों लगा कि वह एक महिला अपराधी थी?